हमारी इकोनॉमी के ऐसे कौन कौन से मेन पिलर्स हैं जो ग्रोथ को डिफाइन करते हैं। एंड अगर स्टार्टअप्स की बात करूं तो अभी पीयूष गोयल जी का भी एक स्टेटमेंट आया है, तो स्टार्टअप कंपनी क्या गलतियां कर रही है। जैसे हमने मार्केट्स का रिएक्शन देखा, लोग डरे हुए इसलिए हैं क्योंकि लोग इसे कंपेयर कर रहे हैं 1930 से। 1930 में भी सिमिलर सिचुएशन थी यूएस में। उस पीरियड को 1929 में एक बहुत फेमस टर्मिनोलॉजी से बोला जाता है द ग्रेट डिप्रेशन। आप कहीं पे भी गूगल में डालेंगे ग्रेट डिप्रेशन करके आपको एन नंबर ऑफ आर्टिकल्स मिलेंगे। ये कितना भयानक पीरियड। अभी हमारे गवर्नमेंट की तरफ से कुछ उस पर स्टेटमेंट नहीं आया है। नहीं मैम, हम अभी समीक्षा कर रहे हैं। सरकार, अब हमारे पास भी बजट उतना नहीं है, हम लोग उतनी बड़ी इकोनॉमी नहीं है जितनी चाइना है जी। बनना चाहते हैं, बन भी जाएंगे। अभी एक बहुत फेमस डायलॉग था सज्जन जिंदल जी की तरफ से। उन्होंने बोला था कि टेस्ला may not be able to get successful in India and the reason is it is very difficult to do business in India. India is not the market जो आपका US या यूरोप है। India is a very different market. The consumer here is very price sensitive. ध्यान से RBI हमेशा मतलब वैसे करेंसी को चूज करना चाहिए एज कम्पेयर टू इन्फ्लेशन। दोनों आपस में डिपेंडेंट होते हैं, बट मान लो अगर सिचुएशन आती है तो आरबीआई करेंसी को पहले बचाएगा एज कम्पेयर टू इन्फ्लेशन। ये कभी आई नहीं है, बट अगर आती है तो पहले करेंसी को। हरे कृष्णा दोस्तों, स्वागत है आपका एक बार फिर से हमारे पॉडकास्ट पे। आज हम लोग इंडिया की इकोनॉमी पे बात करेंगे, जिसपे साथ देने के लिए आज हमारे साथ दीपक नारंग जी हमारे स्टूडियो में मौजूद है। दीपक जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है। थैंक यू। तो दीपक जी, सबसे पहले अपने बारे में थोड़ा हमारे व्यूअर्स को बताएं। मेरे को फाइनेंशियल सर्विसेज में काम करते हुए ऑलमोस्ट 8 साल हो गए जी। आई हैव बीन थ्रू कंपनीज जैसे कि इकरा विच इज द बिगेस्ट रेटिंग एजेंसी इन द कंट्री। जी। मूडीज काफ़ी लोग जानते होंगे, तो उसका सब्सिडरी है इंडिया में। जेपी मॉर्गन के साथ काम किया था और अब मैं ऑफ बिजनेस के लिए काम करता हूँ। ओके। मतलब बेसिकली मैं फाइनेंशियल सर्विसेज एंटिटीज में ही हम लोग इन्वेस्ट करते हैं। जी। सो उसी का ही अभी मतलब ओके। हाँ जी। तो हम लोग बात करें इंडिया की इकोनॉमी की, हाँ जी। तो इसका आज के टाइम में क्या स्टेटस है। तो मैम जैसे हर एक चीज़ की देखने के दो नज़रिए होते हैं ना। जी। इंडियन इकोनॉमी को देखने के भी दो नज़रिए, एक थोड़ा अच्छा, एक थोड़ा नॉट सो अच्छा। ओके, तो आप स्टार्ट किससे करेंगे। ये आप बताइए, अच्छे से या फिर थोड़ा नहीं, नॉट सो पहले अच्छा? थोड़ा सा बुरा से ही स्टार्ट थोड़े करते बुरे हैं। से स्टार्ट करते हैं। हाँ। ठीक है, तो फिर अगर हम स्टार्ट करें तो फिर बहुत पुराने से स्टार्ट करते हैं। जी। जब हमारे देश को ब्रिटिशर्स ने गुलाम नहीं बनाया था, जी। तब हम लोग दुनिया में ओवरऑल जीडीपी में 23% के करीब कंट्रीब्यूट करते थे। ओके। और दो कंट्रीज इंडिया और चाइना, ये दोनों मिला के आधी अप्रोक्सीमेटली वर्ल्ड की जीडीपी को कंट्रीब्यूट करते थे। ठीक है। आज वो नंबर इंडिया का 3.1% है, 3.1 3.2%। इंडिया की जीडीपी एज ऑन 2024 जो पिछले साल गया है FY25, उसके हिसाब से हमारी जो जीडीपी है वो क्लोजर टू 3.9 ट्रिलियन के बराबर है। जी। अब ये यूएस डॉलर टर्म्स में, अगर मैं इसको इंडियन रुपीस में बताऊं ताकि लोगों के लिए आसान रहे, जी जी बिल्कुल। तो 190 लाख करोड़ ओके। ये हमारी जीडीपी है, ठीक है। जो अप्रोक्सीमेटली 3.9 ट्रिलियन बन के आती है। ओके। ओवरऑल दुनिया की जीडीपी 110 लाख मतलब ट्रिलियन है, दैट्स 110 ट्रिलियन। हमारी 3.9 ट्रिलियन, क्लोजर टू 3.1 3.2% हम कंट्रीब्यूट करते हैं वर्ल्ड जीडीपी में, ठीक है। फ्रॉम 23% टू 3.1%। बट दिस इज नॉट द बैड पार्ट, क्योंकि हम लोग बीच में एक्सप्लॉइट भी बहुत हुए थे बाय द ब्रिटिशर्स, बिकॉज वी वर, हम लोग एक कॉलोनी थे उनकी, तो उन लोगों ने हमें बहुत एक्सप्लॉइट किया था। ये पार्ट बुरा नहीं है। When 1947 ब्रिटिशर्स लेफ्ट अस, तब हमारी इकोनॉमी में जो कंट्रीब्यूशन था हमारी इकोनॉमी का वर्ल्ड जीडीपी में, वो तब भी 3% के ही क्लोज था। अच्छा। तो इट्स बीन 75 इयर्स, लेकिन अभी तक हमारा वर्ल्ड इकोनॉमी में जो कंट्रीब्यूशन है वो उतना बढ़ नहीं पाया। राइट। अब अगर मैं इसी को ही हम लोग जिसको लुकअप करते हैं एशिया में, जो एक और बहुत बड़ी पावर है, चाइना से कंपेयर करूं, चाइना भी 1947 के अंदर 2.5-3% के करीब ही था उसका कंट्रीब्यूशन वर्ल्ड इकोनॉमी में, लेकिन आज वो 18-19% कंट्रीब्यूट करता है। जी।
तो अगर मैं एक तरह से बात करूं, चाइना तो वहां तक बढ़ चुका है जहां पे एक वो हम सोने की चिड़िया कहलाया जाते थे हम लोग जी पहले। जी। तो शायद उस लेवल की तरफ आगे बढ़ चुका है। हम्म। हम लोग अभी भी थोड़ा सा पीछे हैं। क्या रीजन है इसके? रीजन, अब मैं इसको थोड़ा सा पैरेलली इस चीज को लेके जाता हूँ। जी। क्या रीजन सिर्फ सरकारें हैं? नहीं, चाइना इज नॉट अ डेमोक्रेसी। चाइना के अंदर जो इकोनॉमिक लिबरलाइजेशन था वो 1970 के दशक में हुआ था। ओके। वही चीज हमारे यहाँ पे 1990 में हुई थी। मनमोहन सिंह फाइनेंस मिनिस्टर थे। 1992 इकोनॉमिक लिबरलाइजेशन इज वेरी फेमस जी जी। इन इंडिया। तो हम लोग ऑलरेडी उनसे 20-22 साल पीछे थे। 1970 में जब चाइना ने इकोनॉमिक लिबरलाइजेशन किया तो उसके बेनिफिट्स उसे 1990 और 2000 के दशक में मिलने शुरू हुए। मिलने शुरू हो गए, राइट। तो अप्रोक्सीमेटली 30 साल का लैग आता है इस चीज में। काफी लंबा गैप है, काफी 30 लंबा साल। गैप है क्योंकि इकोनॉमी बहुत स्लो चलती है। जी इकोनॉमिक लिबरलाइजेशन का एक आसान भाषा में मतलब ये है कि पहले हमारी जो इकोनॉमी है वो सिर्फ गवर्नमेंट हैंडल करती थी। जी। कि मतलब सारे बिजनेसेस गवर्नमेंट ने होल्ड कर रखे हैं। जैसे उस वक्त की बड़ी कंपनीज LIC वगैरह यही सब हुआ करती थी। सारे बैंक सरकारी होते थे। जी जी। 1992 में आके हम लोगों ने इन्वेस्टमेंट प्राइवेटाइजेशन कर दी। जी। लेकिन इसको लेके भी बहुत लोग ऑब्जेक्शन करते हैं कि सारी चीजें गवर्नमेंट प्राइवेट कर रही है। हाँ, तो ये हमारे लिए गुड है या बैड है? तो मैम ये में एक बहुत अच्छा डायलॉग है सरकार का। मतलब सर मोदी जी ने दिया था जी। एक वक्त पे। तो उन्होंने बोला था गवर्नमेंट हैज नो बिजनेस बीइंग इन बिजनेस। सो गवर्नमेंट का काम इकोनॉमी को सपोर्ट करना है, जी। चलाना नहीं है। मतलब गवर्नमेंट बिजनेस में क्यों ही आए? गवर्नमेंट का मतलब होता है कि आप लोगों को सपोर्ट करेंगे, जी आप देश के वेलफेयर के बारे में सोचेंगे। यू विल थिंक अबाउट द पीपल ऑफ योर कंट्री, जी। नॉट अबाउट द बिजनेस, राइट? राइट। अगर मैं यूएस को देखूं, यूएस में वेरी फ्यू बिजनेसेस, बहुत ही कम ऐसे हैं जो कि गवर्नमेंट के द्वारा चलाए जाते हैं। जी। वेलफेयर स्कीम जरूर चलाई जाती हैं बट बिजनेसेस इतने ज्यादा नहीं है। उसको कैपिटलिज्म बोलते हैं। जी। कैपिटलिज्म का मेन एजेंडा ही है प्राइवेटाइजेशन। लेट द पीपल ड्राइव द बिजनेस, द मोर अमाउंट ऑफ टैलेंट द बेटर, मतलब आपका बिजनेस आउटलुक होएगा। लाइक गवर्नमेंट अभी स्टार्टअप्स में बहुत ज्यादा सपोर्ट कर रही है। सपोर्ट, बिजनेसेस को सपोर्ट करना गवर्नमेंट का काम है। बिजनेसेस को चलाना मतलब मेरे ओपिनियन के थ्रू अभी नहीं है। बट हाँ, हम ऐसा नहीं कर सकते कि बिजनेसेस को छोड़ ही दें। मतलब सरकार ये भी नहीं कर सकती कि जैसे कुछ बिजनेसेस हैं, कुछ सेक्टर्स, जैसे कि इंश्योरेंस के बारे में बात करते हैं। LIC ने स्टार्ट किया इंडिया को इंश्योरेंस का मतलब बताना। जी। उस वक्त कोई HDFC या फिर आपका ICICI आके बता नहीं सकता था आपको बिजनेस के। और लोगों का ट्रस्ट भी LIC पे बहुत ज्यादा ट्रस्ट भी है। जी। अब मैं अगर कुछ और बिजनेसेस के बारे में बात करूं, SBI इज अ नेम ऑफ ट्रस्ट अब हमारे पूरे देश में। HDFC अच्छा है बट SBI इज SBI। आप हमेशा उस पे ज्यादा भरोसा करें। गवर्नमेंट पे लोग ज्यादा भरोसा करते हैं। तो कहीं कहीं जगह पे स्पेसिफिकली फाइनेंशियल सर्विसेज हो गया, कुछ मिनरल्स होते हैं जैसे ONGCs, मतलब हमारे पास माइनिंग, मतलब रिफाइनिंग वगैरह में है पेट्रोलियम प्रोडक्ट्स की। सो उसके अंदर जितना सरकार पैसा लगा सकती है एक प्राइवेट प्लेयर के लिए लगाना मुश्किल होता है। ऑब्वियसली रिलायंस ने लगा रखी है रिफाइनरी, बट सरकार के पास बहुत ज्यादा पैसा है तो वो लगा सकती है, क्योंकि इन सब बिजनेसेस के अंदर ना बहुत पैसा लगता है। तो ये सब बिजनेसेस सरकार को हैंडल ही करने चाहिए। जो आत्मनिर्भर भारत का स्कीम चला रहे हैं गवर्नमेंट, हाँ, तो उसका क्या इफेक्ट है? सो मैम, आत्मनिर्भर भारत एक बहुत इम्पोर्टेंट मेरे ख्याल से स्कीम रही है गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की। कोविड के टाइम में हमने इसको स्टार्ट किया था और इसके ऊपर बहुत सारे गवर्नमेंट ने सपोर्ट किया। इसका मेन जो पिलर्स थे वाज टू सपोर्ट द इकोनॉमी सच दैट हम लोग इंटरनली ही वो सारी चीजें प्रोड्यूस कर सके जो हम लोग कंज्यूम करते हैं। जी। क्योंकि कोविड के अंदर सप्लाई चेन वगैरह डिसरप्ट हो गए थे। बाहर से कोई माल इम्पोर्ट एक्सपोर्ट सब बंद हो गया था। अब हम बहुत सारी चीजों के लिए, इंडिया इज एन इम्पोर्ट डिपेंडेंट इकोनॉमी। जी। हम लोगों के इंपोर्ट्स ज्यादा हैं एज कंपेयर टू एक्सपोर्ट्स। राइट। तो हम अगर हमारी जरूरत की चीजें अगर इंटरनली ही बना लें तो एटलीस्ट वो जब जरूरत हमें पड़ती है सबसे ज्यादा, से कोविड वाज वन पीरियड, जी, तो हम लोग उसको अंदर ही कंज्यूम कर पाएंगे। इससे आत्मनिर्भर भारत निकला था। जी। इसके अंदर बहुत सारी स्कीम्स आई जिसके अंदर एग्रीकल्चर के लिए सपोर्ट था,
लोगों के स्किल डेवलपमेंट के लिए सपोर्ट था, जी कंपनीज के लिए सपोर्ट था। जो सबसे अच्छा इसके अंदर सपोर्ट रहा है वो रहा है PLI, प्रोडक्शन लिंक्ड इंसेंटिव स्कीम। ओके अब अगर मैं इसको थोड़ा सा डिफाइन करें रिफाइन करके बोलूं कि मतलब क्या है, क्योंकि टर्मिनोलॉजीज तो बहुत बड़ी बड़ी लगती जी, है जी। सारी। इसका एक नॉर्मल वे में मतलब है कि सरकार अगर आप कुछ प्रोड्यूस कर रहे हैं माल, उसके अंदर आपको सपोर्ट करेगी थ्रू आइदर सब्सिडीज, टैक्स रिबेट्स वगैरह ठीक वगैरह। है तो इससे हुआ क्या, मेरा जो डिफेंस एक्सपोर्ट है, मतलब इंडिया एक वक्त पे डिफेंस के अंदर बहुत ज्यादा इंपोर्ट किया करता था। ओके आज इंडिया 80 कंट्रीज को एक्सपोर्ट करता है, ओके which has changed बहुत significantly after the introduction of these PLI schemes. मोबाइल मैन्युफैक्चरिंग पहले सारा बाहर से आता था, अब तो आपने भी सुना होगा एप्पल ने इंडिया में फैक्ट्री लगा लिया। राइट अब एप्पल में भी, मतलब एप्पल उससे का भी एम्प्लॉयमेंट भी जनरेट हो रहा है बिल्कुल, तो एम्प्लॉयमेंट भी जनरेट होता है इंडिया में। अब जैसे कार्स हैं, हम लोग टाटा के बारे में बात करते हैं, टाटा की कार है जो बहुत फेमस है, रेंज रोवर वगैरह, उसी के प्लेटफॉर्म पे टाटा ने हैरियर निकाली जी और इंडिया में बनाना शुरू कर दिया। तो अब वो कितना मतलब सस्ती मिल रही है लोगों को, मैं सस्ती नहीं Right. बोलूंगा, अफोर्डेबल मिल रही है लोगों को। तो नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। हमारी इकोनॉमी के ऐसे कौन कौन से मेन पिलर्स है जो ग्रोथ को डिफाइन करते हैं? सो मैम, हमारी जो इकोनॉमी है हम्म उसका 50% जो कंट्रीब्यूशन है वो सर्विस सेक्टर के थ्रू आता है, ठीक है 28 से 30% आता है आपका मैन्युफैक्चरिंग के थ्रू, और बाकी का जो बचता है अप्रोक्सीमेटली 20%, 18-20% करीब ये आता है एग्रीकल्चर के थ्रू। ठीक है ये ना बहुत अलग तरीके से, मतलब बहुत डिफरेंटली, मतलब डिस्ट्रीब्यूटेड है इसके अंदर। जैसे मैं थोड़ा सा एक्सप्लेन करता हूँ तो ज़्यादा बेटर समझ आएगा। अगर मैं सर्विसेज सेक्टर के बारे में बात करूँ तो क्या इसके अंदर बिजनेसेस कवर होते हैं, बैंकिंग, फाइनेंशियल सर्विसेज, IT, ये सब इसके अंदर कवर होता है। ठीक है अगर मैन्युफैक्चरिंग के बारे में बात करूँ तो आपका मेडिकल इक्विपमेंट, आपका फार्मास्यूटिकल्स, ये सब इसके अंदर कवर होते हैं, ऑटोमोटिव हो गया। ठीक है एग्रीकल्चर में तो हम सबको पता ही है। बट अब मैं अगर बात करूं ग्रोथ पिलर्स, तो वो तो हो गए सर्विस सेक्टर और मैन्युफैक्चरिंग, क्योंकि सबसे ज़्यादा कंट्रीब्यूशन है। जी और अब मैं अगर इसको थोड़ा सा कंपेयर करूं तो 2000 से 2025 में पहले 50% एग्रीकल्चर का कंट्रीब्यूशन हुआ करता था, जो अब 18% हो गया। एग्रीकल्चर का पहले 50% 50% हमारी जीडीपी में कंट्रीब्यूशन हुआ करता था, बिकॉज आफ्टर इंडिपेंडेंस वी वर अ एग्रीकल्चरल डोमिनेंट सोसाइटी। आज भी हम एग्रीकल्चर डोमिनेंट है, वो कैसे मैं बताता हूँ। जीडीपी कंट्रीब्यूशन के थ्रू नहीं है, बट थ्रू अ डिफरेंट एंगल। जी तो मेरे पास, अगर मैं इंडिपेंडेंस के बाद से आज तक देखूं, तो एग्रीकल्चर हैज कम डाउन फ्रॉम 50% टू अप्रोक्सीमेटली 18% कंट्रीब्यूशन इन द जीडीपी। सर्विस सेक्टर वो बढ़ के मेरे पास हो गया 50%। तो वैल्यू तो अगर मैं देखूं जीडीपी की, तो सर्विस सेक्टर डिफाइन कर रहा है, मतलब बैंकिंग, IT, ये सब आगे निकल रहा है। लेकिन अब इशू क्या होता है हमारे पास जीडीपी में? इशू ये है कि जो मेरी 50% वर्कफोर्स है वो एग्रीकल्चर में, तो मतलब 50 से 55% वर्कफोर्स मेरे को सिर्फ 18% की वैल्यू दे रही है, जी और 25 से 26% की वर्कफोर्स मुझे 50% की वैल्यू दे रही है, क्योंकि 25 से 26% आपका सर्विस सेक्टर। सर्विस सेक्टर से तो अब मैं इसको थोड़ा सा वो जीडीपी के बेटर पॉइंट से रिलेट करके बताता हूँ आपको। हम अगर ये बोलते हैं कि इंडिया बहुत आगे ग्रोथ का स्कोप है, तो हम लोग ये सोचते हैं कि अगर मेरी जो पॉपुलेशन है वो और एजुकेट हो जाए, तो वो एग्रीकल्चर से मूव करके अगर सर्विस सेक्टर में आ जाए, मान लेते हैं ये 40% हो जाए, मतलब 50% जो अभी मेरे 25-26% एम्प्लॉय करती है वो 40% हो जाए, ठीक है तो मेरी जीडीपी कितनी बढ़ जाएगी? क्योंकि हर एक सर्विस सेक्टर बंदा से जो भी सर्विस सेक्टर में है वो 2 गुना प्रोडक्टिविटी दे रहा है अच्छा वैल्यू की, अगर मैं नॉर्मल कंपेयर करूं तो। और जो भी एग्रीकल्चर सेक्टर में वो शायद 1/3 दे रहा है, 33%। ओके तो अगर मैं वहां से थोड़े से लोग सर्विस सेक्टर में डाल दूं सेक्टर में आ जाए या मैन्युफैक्चरिंग में डाल दूं, तो मेरी जीडीपी कितनी बढ़ सकती बढ़ है? जाएगी और इंडिया की पॉपुलेशन तो हम लोगों को पता ही है। राइट तो इवन दो अगर मैं जीडीपी के बारे में बात करूं, काफी सारी ऐसी चीजें हैं जो हम लोगों को बुरा फील करने में थोड़ा सा वो कर सकती है, बट इस चीज को डिनाई नहीं कर सकते कि इंडिया के पास ग्रोथ का प्रोस्पेक्ट बहुत ज्यादा है। जी तो चीजें आगे के लिए अच्छी लगती हैं अगर हम लोग अच्छा काम करते रहें। ओके तो ये मतलब इंडियन सिटीजन्स की भी ड्यूटी बनती है कि इंडियन इकोनॉमी को ग्रोथ में करने में बिल्कुल
तो राइट। इसीलिए सरकार का फोकस आजकल स्किल डेवलपमेंट वगैरह पे Right. बहुत ज्यादा है हम्म। कि वो लोग कहीं और इमर्ज होंगे, किसी और सेगमेंट में इमर्ज होंगे, जिससे जीडीपी की ग्रोथ, ओवरऑल मेरी लाइफस्टाइल ऑफ द पॉपुलेशन, वो सब इम्प्रूव होएगा। बिल्कुल। अच्छा, ऐसे कौन सी कंट्रीज है जिसका डिसीजन हमारे इकोनॉमिक पे इम्पैक्ट डालता है? मैम वैसे तो इंडिया इतना ग्लोबलाइज हो चुका है ओके। कि सबका ही इम्पैक्ट करता है, बट अगर मैं दो मेन कंट्रीज के बारे में बात करूं तो यूएस और चाइना, ओके। मतलब हम सबसे ज्यादा सुनते भी इनके बारे में ही हैं। राइट। अब इनके रीजंस बहुत सारे हैं। सबसे बड़ा रीजन तो यही है कि यही दो सबसे बड़े ट्रेडिंग पार्टनर्स हैं। यूएस और चाइना ये आपस में ना प्लेसेस बदलते रहते हैं, कभी फर्स्ट कभी सेकंड, कभी फर्स्ट कभी सेकंड। अभी लास्ट साल चाइना फर्स्ट था, बट बहुत कम मार्जिन से फर्स्ट था। ओके। यूएस सेकंड, दोनों ऑलमोस्ट बराबर बराबर कंट्रीब्यूट करते हैं। जब मैं बोल रहा हूँ ट्रेड, तो ट्रेड का मतलब है एक्सपोर्ट प्लस इंपोर्ट दोनों। राइट। बट अब यहाँ पे डिफरेंस कहाँ पे आ जाता है? इंडिया के लिए अब इन दोनों में से कौन सी बेटर कंट्री है? यूएस। अब वो क्यों? क्योंकि इंडिया यूएस को एक्सपोर्ट ज्यादा करता है, इंपोर्ट कम इंपोर्ट करता है, कम तो करता इंडिया के पास पैसा ज्यादा बचता है। है। राइट। लेकिन चाइना से इंडिया इंपोर्ट बहुत ज्यादा करता है और एक्सपोर्ट बहुत कम, ओके। तो इंडिया को खर्चा करना पड़ता खर्चा करना पड़ता। राइट। है। तो इवन तो दोनों का अगर मैं ऐड कर दूं तो ट्रेड बराबर बराबर होएगा, लेकिन यूएस मेरे लिए ज्यादा बेटर है। ओके। यूएस ने अभी जो टैरिफ कहते लागू किए, उसका क्या इम्पैक्ट पड़ रहा है हमारी इकोनॉमी पे? मैम काफी अच्छा तो नहीं है। अब वो कैसे, मैं इसको थोड़ा सा सिंपल भाषा में समझाता हाँ, हूँ। थोड़ा सा आप डिफाइन करें। बिल्कुल। तो टैरिफ से होता क्या है? पहले तो टैरिफ हमें लग रहा है कि आज लगे हैं, लेकिन आज से 90 साल पहले भी लगे हुए हैं। ओके। यूएस ने ही लगाए थे। 1930 की बात है, वहां पे उन्होंने टैरिफ्स लगाए थे। मैं उस चीज को भी पिकअप करता हूँ, बट पहले ये डिस्कस करते हैं कि टैरिफ्स का मतलब क्या है। मतलब क्या होता है? राइट। टैरिफ का मतलब कुछ नहीं है, अगर मैं सिंपल भाषा में बात करूं तो एक टैक्स है। ठीक है। मान लेते हैं कि आज इंडिया क्रूड ऑयल इंडिया क्रूड ऑयल लेता है बाहर से, आज ऑयल लेता है, पेट्रोल डीजल खरीदता है, इसको नॉर्मल भाषा में बात करते हैं 100 रुपए का। जी। और अगर हम टैरिफ लगा दें 30%, तो वही 100 रुपए की चीज अब आपको इंडिया में 130 रुपए के मिलने लगे। 130 की। राइट। क्या वो जो 30 रुपए एक्स्ट्रा लगे वो किसी के पास गए, किसी इंसान के पास गए? नहीं, वो गए सरकार के पास। इससे होगा क्या? अगर आपको पेट्रोल 130 रुपए का मिलने लग गया, तो अब आपकी जेब कटेगी 30% एक्स्ट्रा। राइट। आप उसको कंज्यूम करना कम कर देंगे। आप कंज्यूम करना कम कर देंगे तो पेट्रोल की मतलब डिमांड कम हो जाएगी। जी। तो ये सब रिपरकशंस होते हैं। अब इंडिया क्या करता था? इंडिया 120 बिलियन डॉलर मोटा माटी ट्रेड करता था यूएस के साथ, जिसमें से 80 बिलियन डॉलर्स के करीब तो वो एक्सपोर्ट करता था। एक्सपोर्ट। ओके। अब अगर यूएस ने इंडिया के ऊपर 26% टैरिफ लगा दिया, तो इसका सीधा सीधा मतलब है कि इंडिया की जो चीजें हैं यूएस सिटीजन्स को अब महंगी मिलेंगी। तो अब मेरे को जो इंडिया की चीजें जो मैं लेता था, क्योंकि वो मुझे सस्ती मिलती थी बाकियों से, अब मैं उन्हें कम खरीदूंगा। और इंडिया सबसे ज्यादा ट्रेड सरप्लस यूएस के साथ ही मतलब कैरी करता था। जी। अगर इंडिया का वहां से मेरे पास कम हो जाए डिमांड, तो जो मैं 80 बिलियन के एक्सपोर्ट करता था वो शायद मैं 50 के कर पाऊंगा। जाएगा। राइट। तो मेरे पास पैसा का आना कम हो जाएगा, तो ऑब्वियसली मेरी जीडीपी भी इम्पैक्ट होएगी। राइट। तो मेरा बिजनेस तो कम हो गया ना इंडिया का। तो टैरिफ्स का मतलब ये है। बट एक्चुअली लोग डरे हुए इसलिए हैं, जी। जैसे हमने मार्केट्स का रिएक्शन देखा, इक्विटी मार्केट्स में फॉल आया इन सब चीजों के रिलेटेड। लोग डरे हुए इसलिए हैं क्योंकि लोग इसे कंपेयर कर रहे हैं 1930 से। 1930 में भी सिमिलर सिचुएशन थी यूएस में। उस पीरियड को 1929 में एक बहुत फेमस टर्मिनोलॉजी से बोला जाता है द ग्रेट डिप्रेशन। आप कहीं पे भी गूगल में डालेंगे ग्रेट डिप्रेशन करके आपको एन नंबर ऑफ आर्टिकल्स मिलेंगे। कितना भयानक पीरियड था फॉर द इकोनॉमी इन जनरल। बहुत सारे बैंक्स फेल हुए, बहुत सारे 1930 में। ठीक है। एक्चुअली अक्टूबर 1929 के अराउंड ग्रेट डिप्रेशन कॉल इन किया गया था, 2-3 महीने पहले की बात है। तो फिर सरकार ने क्या किया, उससे निकलने के लिए टैरिफ्स लगाए थे। यूएस ने ये सोच के कि अगर मैं टैरिफ्स लगा दूंगा तो बाहर से तो मेरा मतलब लोगों का डिमांड बंद हो जाएगा, बाहर के प्रोडक्ट्स नहीं खरीदेंगे, तो उन्हें यूएस में बनाने पड़ेंगे। अब अगर कोई चीज की डिमांड है लेकिन बाहर से नहीं आ पा रही है, तो आप घर में बनाएंगे। जी।
वो कहते हैं ना कि अगर हम चलो सब्जी लेने बाहर नहीं जा रहे हैं तो हम घर में उगाएंगे, जी। तो वैसे वाली बात होगी। बट उसका हुआ क्या, इंटरनली ये एकदम उल्टा पड़ गया, क्योंकि यूएस के अंदर लोगों ने बनाने की जगह चीजें खरीदना ही कम कर दिया। ओके। डिमांड एकदम खत्म हो गई। इतनी ज्यादा अब लोग जो ऑलरेडी एग्जिस्टिंग चीजें हैं वही अगर खरीद रहे हैं, क्योंकि बनाया तो नहीं उन्होंने, बनाया नहीं, तो राइट। उन्हें महंगी मिल रही है, हम्म। तो उनसे उनकी मतलब जेब कटने लग गई, क्योंकि अब उसी चीज के लिए उन्हें ज्यादा पैसा देना पड़ता था। जी। तो उससे लोगों के पास मतलब पैसा कम बचा, बहुत ज्यादा बैंकिंग में क्राइसिस वगैरह है, क्योंकि कम पैसा बचा तो आप अपने डेट सर्विस नहीं कर पाओगे, राइट। जिसकी वजह से वो इकोनॉमी पे बुरा इम्पैक्ट पड़ता गया impact। पड़ता गया, और वो 10 साल तक, और पूरी मतलब 1940 में जाके कहते हैं 1939 के एंड तक ये सब कैरी फॉरवर्ड किया था। तो लोग इससे डर रहे हैं, क्योंकि ये एक बार हो चुका है, उस दोबारा ना हो। वक्त इतना अच्छा नहीं हुआ था, और उस वक्त कंट्रीज ने फायर बैक भी किया था, मतलब उन्होंने भी टैरिफ्स इम्पोज किए थे। अभी कल की ही बात है, चाइना ने भी यूएस पे इम्पोज कर दिया। ओके। तो लोग कह रहे हैं सिनेरियो बिल्कुल वैसा है, और अगर वैसा ही है तो थोड़ा सा डरने की बात है। ओके। चाइना ने भी अभी कुछ मेजर डिसीजंस लिए हैं शायद इंडिया के साथ, अभी उसके बारे में थोड़ा बताएं। तो अब मैम यही होता है, जो प्रॉब्लम में होते हैं ना तो सारे दुश्मन भी दोस्त बन जाते हैं। तो चाइना के साथ हम लोग ट्रेड तो बहुत ज्यादा करते हैं, जी। इंडिया का एक बहुत बड़ा ट्रेडिंग पार्टनर भी है। अब होता क्या है, वो जरूरत के टाइम पे, क्योंकि अब चाइना यूएस में तो बेच नहीं पा रहा है, क्योंकि उसके ऊपर इंडिया से भी ज्यादा टैरिफ्स लगे हुए हैं। लेकिन हुआ क्या, ये चाइना के साथ आज की बात नहीं है, ये कोविड के टाइम से बात है। कोविड के बाद दुनिया चाइना से मूव होना शुरू हो गई, राइट। तो अब सबसे बड़ी मार्केट कौन है पूरी दुनिया में, मतलब चाइना के बाद इंडिया ही है। जी। 140 करोड़ लोग, और एजुकेटेड लोग, इतनी ज्यादा पॉपुलेशन जहाँ पे हर एक चीज बिक सकती है, ये किसी और को मिलना पूरी दुनिया में फिलहाल तो पॉसिबल नहीं है। जी। तो अगर इंडिया इतनी बड़ी मार्केट है, तो चाइना को भी पता है अगर मैं यूएस में नहीं बेच पा रहा हूँ या मैं यूरोप में नहीं बेच पा रहा हूँ, तो मेरे पास अगर मुझे बिजनेस करना है तो है क्या ऑप्शन, इंडिया। और इंडिया को भी पता है कि उसके इक्वलेंट एक ही मार्केट है जो है चाइना। इंडिया के पास इतना बड़ा गैप है चाइना के साथ कवर करने के लिए, क्योंकि इंडिया से $20 बिलियन दे पाता है, मतलब चाइना को एज एन एक्सपोर्ट, मतलब 120 में से। तो इंडिया के पास वो कम से कम $80 बिलियन का वो गैप है। क्या इंडिया पूरा कवर कर पाएगा? नहीं। लेकिन क्या 10-20 बिलियन डॉलर बढ़ा सकता है? हाँ। क्योंकि हम लोगों के साथ प्रॉब्लम क्या है, हम चाइना को जो बेचते हैं वो है आयरन ओर, मतलब चीजें जो कि रॉ मटेरियल होती है, और चाइना उसे मैन्युफैक्चर करके फिनिश प्रोडक्ट्स हमको बेच देता है। तो एक रॉ मटेरियल तो हमेशा सस्ता होएगा इन वैल्यू एज कम्पेयर टू फिनिश प्रोडक्ट्स। बट इंडिया अब इतनी कैपेबिलिटी बना चुका है कि वो भी फिनिश प्रोडक्ट दे सकता है, तो हमारे पास भी वो स्कोप है। तो इसीलिए वो दोनों मतलब बुरे वक्त में दोस्त अगर बन जाए तो वो पुराने वाला टाइम वापस आ सकता है, जहाँ पे दोनों दुनिया की जीडीपी में बहुत अच्छा कंट्रीब्यूट करते हैं। ओके। तो भारत की सबसे बड़े चैलेंजेस क्या है? मैम इस वक्त जो दो सबसे बड़े चैलेंजेस इंडिया में चल रहे हैं ना जी। एक है इन्फ्लेशन, महंगाई, और दूसरा है डिमांड का कम होना लोगों की तरफ से। ओके। इन्फ्लेशन एक नॉर्मल महंगाई बोलते हैं हम लोग। आटे दाल चावल का क्या भाव चल रहा है और कैसे बढ़ा है वो तो मेरे ख्याल से हर एक मतलब फीमेल को पता ही होगा। अगर मैं नॉर्मल जो हम जैसे लोग हैं जो ज्यादा परेशान रहते हैं, तो रेंट आप लोग देख ही सकते हैं कितना बढ़ गया, बहुत ज्यादा। मेडिकल खर्चा कितना बढ़ गया। गुड़गांव में खैर प्रॉपर्टी प्राइसेस के बारे में तो ना ही बात करें तो अच्छा है। कार के प्राइसेस कितने बढ़ गए हैं जी। तो अब चक्कर क्या हुआ है इस सिनेरियो में, चीजें बढ़ तो गई हैं, प्राइसेस तो हर बार बढ़ेंगे, बट इशू कहाँ पे है, लोगों की सैलरीज उतनी नहीं बढ़ी हैं। अभी सरकार का डेटा है, सरकार हर बजट से पहले ना एक रिपोर्ट पेश करती है, मतलब हमारे लोकसभा में जी। तो उसके अंदर एक डेटा आया था, उसके अंदर बोला गया था कोविड से लेके आज तक, मतलब पिछले 4 साल का डेटा था ये, कॉर्पोरेट प्रॉफिट्स 400% से बढ़े। ओके। 400%, मतलब अगर कोई कंपनी 100 रुपए का प्रॉफिट कमाती थी तो आज 500 का कमा रही है जी। 400% से बढ़े हैं, 400 रुपए का एडिशनल प्रॉफिट 500 हो गया।
लेकिन जो लोगों की सैलरी है वो नहीं बढ़ी। वो 7.5-8% से हर साल ऑन एन एवरेज बढ़ी है। मतलब कंपनी अपने एम्प्लॉय से काम तो ले रही है, फायदे भी कमा रही है, फायदे लेकिन भी, सैलरी इंक्रीज salary नहीं कर रही है, राइट। तो ये काफी बड़ा पेन पॉइंट था। हम्म अब हुआ क्या है, चीजों के प्राइसेस तो बढ़ गए हैं लेकिन आपकी जेब में तो उतना पैसा आया नहीं। जी, एक आम इंसान के लिए बहुत बड़ा बर्डन बहुत है ये। मुश्किल हो गया। हम्म तो उससे क्या हुआ कि मेरी जो स्पेंड करने की शक्ति है हम्म, वो कम हो गई। जी अब मैं अगर पहले सोचता था कि चलो यार मैं आज गाड़ी खरीदूंगा, तो मैं पहले शायद 10 लाख की गाड़ी खरीद लेता। आज वही गाड़ी मुझे 15 लाख की मिल रही है। जी। तो मेरे को अपनी या तो जेब ढीली करनी पड़ेगी, कहीं और और से सैलरी भी काटना उतनी नहीं पड़ेगा। बढ़ी। नहीं, सैलरी तो खैर हम लोग आपस में सोच ही सकते हैं कि कितनी बड़ी होएगी पिछले 4 साल में। जी अगर कॉर्पोरेट प्रॉफिट 400% बढ़ गए हैं तो आपकी सैलरी का 100-150% भी बढ़ी है, तो ये मतलब इसका जवाब जी खुद ही दे दे तो बेटर है। जी तो वो इशू हो गया। हम्म तो अब मेरे को अगर घर खरीदना है गुड़गांव में, हम्म, तो मैं करूंगा क्या? मैं ज्यादा लोन लूंगा क्योंकि घर तो खरीदना है। तो मेरे पास अब लोन लूंगा तो फ्री का तो है नहीं, जी तो इंटरेस्ट देना पड़ेगा। वो भी एक एडिटिव आपका बजट में हिट करता है। हम्म तो ये तो हो गया इन्फ्लेशन पे बात। अब दूसरी बात करते हैं कि मतलब डिमांड भी इसी की वजह से, क्योंकि अब मेरे पास वो खर्चा करने के लिए पावर नहीं रही, क्योंकि मेरे पास ज्यादा पैसे तो आए नहीं, तो मेरे पास वो खर्चा करने के लिए पावर ही नहीं रही। तो मैंने क्या करा, जो चीजें मैं छोड़ सकता था, जैसे मैं ज्वेलरी नहीं खरीदूंगा जी। क्योंकि वो मेरे लिए जरूरत जो नहीं है। मैंडेटरी चीजें आप वही करोगे। हाँ, इसको डिस्क्रिशनरी आइटम्स बोलते हैं। जी तो मैं डिस्क्रिशनरी आइटम्स नहीं लूंगा क्योंकि ज्वेलरी मेरी जरूरतमंद की चीज नहीं है। मैं दाल चावल तो खाऊंगा, और कितना भी बढ़ गया वो, चाहे 100 के 250 रुपए किलो हो गए, वो तो लेकिन खाना दाल ही चावल है। तो खाने ही पड़ेंगे। बिल्कुल। तो वो तो खाना ही, जो खाना है वो तो खाना ही है। तो उसके चक्कर में मेरे पास मैंने स्पेंडिंग कम कर दी है। जी और सबसे ज्यादा जो पिंच है इस बार, जो मतलब टीयर 2 टीयर 3 सिटीज में लोग रहते हैं, मिडिल क्लास बोलते हैं ना, उनको आया। मतलब यूजुअली क्या होता था, पेन हमारा, हम लोगों को बोला जाता था रूरल सोसाइटी है, रूरल इकोनॉमी है। रूरल इकोनॉमी से ज्यादा ना इस बार उस मिडिल क्लास ने पेन फील किया। एक तो सैलरीज नहीं बढ़ी, लेकिन टैक्स हर साल बढ़ रहा है। नहीं, ऐसा हमेशा कहा जाता है कि मिडिल क्लास वाले को ही हमेशा सफर करना पड़ता है, चाहे बजट आए चाहे कुछ भी आए, कहा जाता है मिडिल क्लास वाले के लिए कुछ भी नहीं है इसमें। मैम बिल्कुल सही बात है। तो इस बार का जो बजट आया, हाँ अगर जी। उस पे बात करें तो इसमें क्या क्या मेजर अनाउंसमेंट हुए? सो मैम इस बार मिडिल क्लास के लिए सरकार ने कुछ छोड़ा है। ओके। मतलब काफी मिडिल क्लास खुश भी है, बट काफी खुश नहीं भी है। तो इस बार सरकार ने जो, पहले तो मिडिल क्लास तो 2-3 कैटेगरी में आ जाते हैं। बिल्कुल। अब मैम फिलहाल जो बजट में इस बार हुआ है, तो उसके के हिसाब से डेफिनेशन पकड़े तो सरकार के हिसाब से जो भी सालाना 12 लाख रुपए कमा रहा है, जी या फिर मैं इसको और रिफाइन करता हूँ, 12,75,000 रुपए कमा रहा है, ओके, वो मिडिल क्लास है, क्योंकि उसको टैक्स नहीं देना। ठीक है। इस बार के बजट में जिसकी भी 12 लाख रुपए तक की इनकम है, 75,000 का स्टैंडर्ड डिडक्शन है उसके अंदर नॉर्मल। तो आप 12,75,000 तक कमाते हैं तो आपको कोई टैक्स नहीं देना। ठीक है। लेकिन अगर 12,75,001 रुपए कमाते हैं तो तो फिर आपको गड़बड़ टैक्स है। देना है। तो फिर आपका स्लैब वाइज टैक्स कटेगा, बट उसके अंदर भी काफी सेविंग्स है। ठीक है। मतलब एक तरह से जो 25 लाख रुपए लोग कमा रहे हैं, उनकी कुछ 1.25 लाख रुपए तक की सालाना सेविंग्स बढ़ रही है इन टैक्स। अब ये बहुत अच्छी चीज है, क्योंकि कुछ पैसा सरकार छोड़ेगी तो लोगों के पास एक्स्ट्रा बचेगा। लोग जाएंगे, अब उस पैसे का थोड़ा सा खर्चा खर्च करेंगे, राइट। कर सकते हैं। क्या ऐसा होता है? पहले नहीं होता। ये चीज टाइम लेती है। सबसे पहले जब इंसान के पास पैसा आएगा तो वो उसको अपनी सेविंग्स में डालेगा। इंसान खर्चा तब करता है जब वो सेफ फील करता है। मैं, जैसे आपने 12 लाख की बात करी, हाँ जी, तो ये अगर मैं गुड़गांव की बात करूँ तो गुड़गांव में 12 लाख रुपए कुछ भी नहीं होता ईयरली। अगर आप छोटे शहरों की बात करो तो उनके लिए बड़ी बात है। तभी मैंने बोला ना, सरकार के हिसाब से डेफिनेशन है जो 12,75,000 कमाते हैं। बट अगर मैं अब बात करूं गुड़गांव, दिल्ली, बैंगलोर, वहां पे तो 12 लाख कमाना, जहाँ पे रेंट ही आपका 50-60 हजार हो मिनिमम। तो फिर वहां पे तो क्या ही बंदा, मतलब। और 1 लाख तो मैं टैक्स से पहले की बात कर रहा हूँ। जी उसके अंदर पीएफ काटेंगे और कुछ कटेगा डिडक्शंस वगैरह के नाम पे।
तो बंदा 20-30 हजार जो बचेगा रेंट के बाद इलेक्ट्रिसिटी भी तो देगा, 10-12 हजार में क्या जी लेगा। राइट। मतलब या तो हमें जरूरत है कि हम मिडिल क्लास की डेफिनेशन बढ़ाएं, या फिर डायरेक्ट टैक्स काटने से मेरे को नहीं लगता कि बहुत बड़ा इम्पैक्ट पड़ेगा। जी। इनडायरेक्ट टैक्सेस जो कि जीएसटी वगैरह है, हम्म। खास करके ऐसी चीजें जहां पे हम टैक्स के ऊपर टैक्स करते हैं, वहां से अगर हम हटाएं तो इकोनॉमी में बेटर उसका इम्पैक्ट पड़ेगा, जो मेरे को लगता है अगले 1-1.5 साल में शायद सरकार करेगी। ओके। स्टार्टिंग विद इंश्योरेंस, मोस्ट प्रोबेबली अगले 6 महीने में हो जाना चाहिए। सरकार मेडिकल इंश्योरेंस के ऊपर सबसे पहले मेरे ख्याल से टैक्स कम करेगी अगले 6 महीने। इसके अलावा काफी ज्यादा इंफ्रास्ट्रक्चर पे स्पेंडिंग का था, पिछली बार से कम था। Agriculture के लिए- एग्रीकल्चर के लिए था, वो हर साल ही आता है। एग्रीकल्चर के लिए सरकार हमेशा करती है, बिकॉज वही वो, और एग्रीकल्चर पे भी सरकार का सबसे ज्यादा फोकस प्रोडक्टिविटी बढ़ाने पे ही होता है, क्योंकि हमने अभी डिस्कस किया ना, जी। जो 18% कमा रहा है इकोनॉमी का, उसके अंदर 50% लोग आप एम्प्लॉय कर रहे हैं। ओके। एक अनएम्प्लॉयमेंट भी बहुत बड़ा इशू है इंडिया में, इसके लिए गवर्नमेंट क्या कर रही है? सो मैम, इसके लिए सबसे बड़ा जो सरकार ने स्टेप लिया है, जो इस बार के बजट में भी प्रोमिनेंट था, और पिछली बार का जो फाइनल बजट जुलाई में आया था, क्योंकि पिछले साल इलेक्शंस थे, तो जुलाई में सरकार ने अपना फाइनल बजट पेश किया था, उसके अंदर भी फोकस था स्किल डेवलपमेंट के ऊपर। सो गवर्नमेंट ने मतलब बजटरी एलोकेशन किया था बहुत बड़ा, कुछ 1-1.25 लाख करोड़ रुपए का, कि काफी लोग ट्रेनिंग पा सके टॉप 500 कंपनीज के अंदर, ओके। जिससे उनके अंदर स्किल्स। सबसे बड़ा इशू जो है हमारी वर्कफोर्स के अंदर, वो टैलेंट का नहीं है। हमारे जो कॉलेजेस में पढ़ाया जा रहा है वो मतलब प्रोफेशनली उनको एम्प्लॉय करने के लिए पूरा नहीं है। अब आप जैसे देखेंगे इंडिया में ये कल्चर है कि आप जाएंगे तो आप पहले तो 3 से 6 महीने के प्रोबेशन पे रहेंगे, जहां पे आपको ट्रेनिंग दी जाएगी कि काम क्या करना है। तो जब कॉलेज और प्रोफेशनल लाइफ में ऐसा मिसमैच हो जी। तो वो गैप फिल करने के लिए सरकार ने कोशिश करी है स्किल मतलब डेवलपमेंट के थ्रू। जी। तो जिससे अगर उन लोगों को ट्रेनिंग मिलेगी अपने कॉलेज टाइम के अंदर टॉप 500 कंपनीज में, तो उनको वो स्किल्स मिलेगी जो उन्हें प्रोफेशनली एम्प्लॉय होने के लिए जरूरत है। तो इसके अंदर एक और जो चीज सरकार ने बहुत अच्छा किया है कि जो मेरे पास लोग इंटर्नशिप के लिए जाएंगे इन टॉप 500 कंपनीज में, उनको मंथली स्टाइपेंड उन्होंने कुछ दिया 4,500 का। और जो हमारे लेबरर्स जो भी एम्प्लॉय होंगे फैक्ट्री में, उनको भी कुछ 1,500 रुपए तक का स्टाइपेंड है। इससे क्या होएगा, कॉर्पोरेट्स की कॉस्टिंग में भी बहुत बेनिफिट आएगा, क्योंकि अदरवाइज ये स्टाइपेंड वो लोग देते हैं, और यूजुअली कॉर्पोरेट्स इतने इनिशियल स्टेज पे देने को इतना उतारू नहीं होता है। तो अगर सरकार की तरफ से थोड़ा सा हेल्प रहता है तो उन्हें भी इंसेंटिवाइज होता है कि हाँ हमें हेल्प करना है। अब इसी के अंतर्गत रिलायंस ने बहुत इसके अंदर मतलब आगे बढ़ चढ़ के पार्ट लिया है। अदानी ने भी मतलब बहुत, मतलब जो इंडिया के टाटाज ने भी बहुत ज्यादा मतलब अब हायरिंग करना शुरू कर दिया है इसी स्कीम के अंदर, बिकॉज गवर्नमेंट हैज बीन पुशिंग फॉर इट एंड दैट इज हैपनिंग होपफुली। बट ये थोड़ा सा लंबा प्लान है, लगेंगे 3-4 साल, बट आई थिंक गवर्नमेंट मतलब बेटर करने की कोशिश कर रही है। राइट। एंड अगर स्टार्टअप्स की बात करूं तो अभी पीयूष गोयल जी का भी एक स्टेटमेंट आया है, तो स्टार्टअप कंपनी क्या गलतियां कर रही है? मैम पता है वो कहते हैं ना, ताली हमेशा 2 हाथों से बजती है। राइट। तो पीयूष गोयल जी ने वैसे बात बिल्कुल सही करी है कि हमारे पास चाइना में तो हम लोग चीज देख रहे हैं, डीप टेक हो गया, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस हो गया, इन सब पे बात कर रहे हैं, और उनके हिसाब से हम इंडिया में अभी भी फैंसी कुकीज वगैरह बेच रहे हैं। तो ही इज राइट फॉर दैट मैटर, वो बिल्कुल सही बात कर रहे हैं, बट वही है, ताली हमेशा दोनों हाथों से बजती है। स्टार्टअप्स के लिए चाइना का अगर मैं एक नॉर्मल एग्जांपल लूं, तो डीप टेक के लिए चाइना $5 मिलियन अप्रोक्सीमेटली 35-40 करोड़ रुपए बनता है, सपोर्ट देता है जी। हमारे यहाँ पे 10 से 15 लाख रुपए मिलते हैं, वो भी 6 महीने बाद। स्टार्टअप्स के लिए जो गवर्नमेंट फंडिंग देती है, वो भी 6 महीने बाद। अब मुझे 10-15 लाख रुपए मिल रहे हैं, क्या मैं कंपनी बना सकता हूँ इसमें? मुश्किल है। और वो भी 6 महीने बाद, फिर बीच में वो जो बंदा दिलवाने वाला होता है वो अपनी कमीशन काट लेता है, तो मुश्किल चीज है ये थोड़ी सी। मतलब सरकार, हमारे पास भी बजट उतना नहीं है, हम लोग उतनी बड़ी इकोनॉमी नहीं है जितनी चाइना है जी। बनना चाहते हैं, बन भी जाएंगे, लेकिन अभी उतना नहीं है। मतलब टैलेंट की कमी नहीं है, फंडिंग की कमी है। हाँ, बट वो सरकार के भी हाथ बंधे हुए हैं, सरकार भी कितना खर्चा करे, बट हाँ ये दोनों को एक साथ देखना पड़ेगा।
जी, दोनों बैलेंस में दोनों चलना बैलेंस में पड़ेगा। चलना पड़ेगा, क्योंकि इस चीज में भी पैसे बहुत चाहिए रिसर्च एंड डेवलपमेंट में। राइट। इंडिया अभी उतना, तो गवर्नमेंट की तरफ से तो फंडिंग हो रही है, हाँ। बाकी कुछ एंजल इन्वेस्टर्स भी है या शार्क टैंक जैसे शोज भी आते हैं तो वो भी फंडिंग करते हैं, लेकिन जो प्रॉफिट मेकिंग कंपनीज है वो उनको फंडिंग करते हैं, तो इसके बारे में थोड़ा बताएं। मैम अगर कोई भी जैसे मैं या आप हम्म। या जो शार्क टैंक में जो भी लोग इन्वेस्ट कर रहे हैं, जी। अगर वो किसी भी कंपनी में इन्वेस्ट करेंगे तो पैसा कमाने के लिए ही करेंगे। राइट। हमारे यहाँ पे चक्कर ये है कि अगर किसी बिजनेस को सपोर्ट करना है तो वो सरकार का काम है, जैसे हमने इनिशियली डिस्कस किया। हम्म। लेकिन अगर मैं और आप हैं, हम लोग अगर किसी चीज में पैसा डालेंगे तो ये उम्मीद तो रखेंगे इससे पैसा थोड़ा सा तो बनाना है। राइट। तो अगर मैं किसी लॉस मेकिंग कंपनी को कर रहा हूँ इन्वेस्ट, हम्म। तो मैं दो ही सिनेरियोज में उसको इन्वेस्ट करूंगा। या तो मुझे पता ही है अभी जल्दी जाके प्रॉफिटेबल हो जाएगी, हम्म। या फिर मैं इसको किसी और को ज्यादा भाव में बेच पाऊंगा। रिस्क जोन में काम नहीं करेंगे। रिस्क जोन में काम नहीं करेंगे। ओके। तो प्रॉफिट ही मेरा और आपका दोनों की उम्मीद तो वही है, और बाकी जो भी देख रहे होंगे उनकी भी उम्मीद वही है। जी। हम लोग सरकार की तरह नहीं सोचते ना, हमें मतलब सोसाइटी के बेनिफिट के लिए हमें सोचना चाहिए, लेकिन मतलब सबसे अनफॉर्चुनेटली पहले हम हाँ अपने बारे में बिल्कुल। सोचते हैं, लॉस में जाके कोई किसी के बारे हाँ, में नहीं वो कहते हैं ना पहली चीज घर से ही शुरू होती है। राइट। तो बिल्कुल वही सिनेरियो है। कोई भी अगर किसी बिजनेस में इन्वेस्ट करेगा, उसका एंड रिजल्ट दे वुड एक्सपेक्ट कि मुझे कुछ प्रॉफिट्स मिले। ओके। तो ये भी बिल्कुल ऐसे ही है। अगर बात करें इंडिया के रेवेन्यू की, तो हाँ जी। वो कहते हैं उनके एक्सपेंसेस से काफी कम है, जो फिजिकल डेफिसिट क्रिएट कर रहा है, तो इसके बारे में थोड़ा बताएं। इसमें हम फिस्कल डेफिसिट जैसे हम लोग घर का बजट बनाते हैं ना, जी। बिल्कुल वैसी ही चीज है, नॉर्मल सी। उसके अंदर होता क्या है, अगर मैं इसको आसान भाषा में बताऊं, मान लेते हैं मेरी सालाना मैं 10 लाख रुपए कमाता हूँ। हम्म। अब मेरे घर के खर्चे हैं 7-8 लाख रुपए। लेकिन इस बार क्या हुआ, घर में मेरे को बोल दिया मम्मी पापा ने कि गाड़ी लो यार। तो मैंने 5 लाख की सोचा एक गाड़ी लूंगा। जी। तो मेरा 8 लाख प्लस 5 लाख 13 लाख का तो खर्चा हो गया, लेकिन कमाता मैं 10 लाख रुपए हूँ। तो 3 लाख का जो गैप आया ना, उसे ही फिस्कल डेफिसिट बोलते हैं। अब मेरे पास जो वो 3 लाख का गैप आया, जी। मैं उसको कैसे फिलअप कर सकता हूँ? बैंक से लोन लूंगा। जी। ऐसे ही हमारा देश कैसे फिलअप करेगा? मैं बाहर से लोन लूंगा। अब मैं इसके ऊपर थोड़ा सा बताता हूँ कि एक्चुअली करंट सिनेरियो में है क्या। हमारा बजट है 50 लाख करोड़ के करीब का। ओके। बजट को और जीडीपी को कंपेयर नहीं करेंगे। जीडीपी हमारी एक मतलब 190 लाख करोड़ के करीब है, जो हमने पहले डिस्कस किया। जी। बजट हमारा 50 लाख करोड़ है, क्योंकि जीडीपी इज वैल्यू दैट वी जनरेट, बजट इज जो हम हमारा बजट। खर्चा वर्चा ये सब करते हैं। 50 लाख करोड़ में से अब मैं कमाई कैसे कैसे करता हूँ? टैक्स के जरिए सरकार कमाई करती है। जी। तो वो आती है कुछ 38-39 लाख करोड़ के करीब। उसके बाद मेरे को मतलब अब इसके अंदर डायरेक्ट इनडायरेक्ट टैक्सेस का ब्रेकअप होता है। अब मैं 39 लाख करोड़ का ब्रेकअप करूं तो 23-24 लाख डायरेक्ट टैक्सेस जो मेरी और आपकी सैलरी वगैरह से निकलते हैं, और 16-17 लाख करोड़ आपका आता है जीएसटी से। तो ये बन गया आपका 39 लाख करोड़। ठीक है, बाकी आप इस तकरीबन 11 लाख का गैप आ 11 लाख का गैप रहेगा। अब इसमें और भी थोड़े से तरीके हैं रेवेन्यू कमाने के लिए सरकार के। 2 लाख करोड़ का, जैसे 2 से 2.5 लाख करोड़ मेरे पास जो मेरी इन्वेस्टमेंट्स, जैसे मेरे पास ओएनजीसी है, आरबीआई है, ये सब मेरी कंपनीज है। जी। ये सब बिजनेस करती है मेरे लिए, तो ये मुझे कुछ अपने प्रॉफिट्स का शेयर वापस कर देती है। आरबीआई डिविडेंड देती है। आरबीआई देती है 2-2.25 लाख करोड़ का मुझे डिविडेंड। मतलब मैंने बजट में डाला है, इस बार मुझे 2-2.25 लाख का देगी। 60,000 करोड़ मेरे पास ओएनजीसी के प्रॉफिट्स, आईओसीएल के प्रॉफिट्स, मतलब इन सब के, बैंक एसबीआई थोड़ा बहुत दे देगा, इन सब के प्रॉफिट से मुझे शेयर आएगा। तो ये हो गया अगला 3 लाख करोड़। बचा जो आपका 8 लाख करोड़। अब ये मेरे पास नहीं है, तो मैं इसके लिए बोरो करूंगा, और यही मेरा बनता है 4.4% ऑफ द जीडीपी। क्यों 8 लाख करोड़ है, मोटा माटी मान लेते हैं 200 लाख करोड़ है हमारी, तो आप कैलकुलेट करेंगे 4.4% ऑफ द जीडीपी मेरा फिस्कल डेफिसिट बैठता है। तो ये है हमारे फिस्कल डेफिसिट की डेफिनेशन। कुछ नहीं है जो मेरे को एक्स्ट्रा खर्चा करना पड़ता है उसका। तो इसे कम करने के लिए गवर्नमेंट को क्या करना चाहिए? मैम अब देखिए, आपको 2 ही चीजें हैं इसके अंदर जो आप कर सकते हैं। या तो रेवेन्यू बढ़ाइए। आज भी हम लॉस में ही चल रहे हैं, इसे हम ये कह सकते हैं। हाँ, बट अब इसको कम करने के 2 तरीके हैं। या तो आप बोरो कम कीजिए, या आप अपना रेवेन्यू बढ़ाइए। रेवेन्यू कैसे बढ़ा सकते हैं? टैक्सेस ऑलरेडी आप मैक्सिमम पे हैं, तो वहां से नहीं बढ़ेंगे। तो फिर कैसे बढ़ेगा? तो आप दूसरी बल्कि यूएस में यहाँ के कंपैरिजन में टैक्स बहुत कम है।
यूएस के कंपैरिजन में कम है, बट अब अगर मैं कंपेयर करूं बहुत सारी बाकी डेवलप्ड नेशंस, उनके कंपैरेटिवली बहुत हाई हैं। क्योंकि अब मैं इसको थोड़ा सा बताता हूँ क्योंकि आपने बोला है तो जैसे बात करते हैं कनाडा या किसी और मेच्योर्ड, ये यूके के बारे में बात करते हैं, अगर मैं वहां पे 40% टैक्स पे कर रहा हूँ तो मुझे बेनिफिट्स बहुत मिलते हैं। एग्जैक्टली। मेरे को यहाँ पे 40% टैक्स पे करने के बाद भी अपने बच्चे के एजुकेशन पे स्पेंड करना है, हॉस्पिटल में भी स्पेंड करना है, वो वहां पे नहीं होता। जी। तो मेरा कहीं तो बचता है टैक्स देके, यहाँ पे वो बच नहीं पाता। तो अगर मैं ये बोलूं कि हमारा टैक्स कम है तो वो गलत होएगा। नहीं नहीं, मैंने कहा कि यूएस में कम है इंडिया के यूएस में हाँ अगर आप इस हिसाब से देखेंगे तो यूएस में टेक्निकली कम हुआ, इवन दो वहां पे क्योंकि स्टेट वाइज टैक्स होता, जैसे इंडिया में तो पूरा कंट्री वाइड हो गया, वहां पे मतलब आपका कैलिफोर्निया अलग लेगा, न्यूयॉर्क अलग लेगा, मतलब तो वहां पे टैक्स थोड़ा स्टेट वाइज डिस्ट्रीब्यूटेड होता। बट उसके बावजूद भी जो वो सर्विसेज देते हैं उसके कंपैरेटिव हमारे यहाँ पे टैक्सेशन ज्यादा पड़ेगा आपको, बिल्कुल सही बात है उसकी। तो ये है हम लोगों का थोड़ा सा मतलब ओके। तो जैसे आपने रेवेन्यू बढ़ाने की बात करी, तो बोरो आपने कहा कि कम करना पड़ेगा, तो ऐसे कौन से खर्चे हैं जो हम कम कर सकते हैं? सुमम, हमारे अभी जो खर्चे होते हैं उसमें अगर मैं 50 लाख करोड़ के बारे में बात करूं जो मुझे खर्चा करना है, उसमें से आप मानेंगे सबसे बड़ा खर्चा हमारा सब्सिडी पे है। सब्सिडी पे हम लोग कुछ 8% के करीब करते हैं। देखो जो मैंने बोरो कर लिया ऑलरेडी, जो मैं पिछले बहुत सालों से बोरो करके बैठा हूं, उसका मुझे एक ब्याज देना होता, राइट, वो मेरा जाता है पूरे जीडीपी का कुछ 25-26%। क्योंकि तो एवरी ईयर तो हमारे ऊपर बढ़ता ही जाएगा क्योंकि मैं सिर्फ उसका ब्याज ही पे, मतलब ब्याज में प्रिंसिपल के बारे में तो बात ही नहीं कर रहा, आई एम जस्ट टॉकिंग अबाउट द इंटरेस्ट। इंटरेस्ट इज अप्रोक्सीमेटली 25-26% ऑफ योर एंटायर बजट। तो अगर मैं 50 लाख के बारे में बात करूं तो कम से कम 12.5 लाख करोड़ आप सिर्फ इंटरेस्ट पे दे रहे हो। बहुत बड़ा अमाउंट है ये, बहुत बड़ा अमाउंट है, बट बाकी डेवलप्ड कंट्रीज के कंपैरेटिव कम है। ओके। क्योंकि अब मान लो मैंने होम लोन लिया, मेरी 1 लाख रुपए की सैलरी है, तो उसके अंदर से 50-60 हजार तो मेरे होम लोन की किस्त जाएगी। तो मैं ये बोलूंगा कि हाँ, मतलब अगर आप अपने घर से भी कंपेयर करें तो फिर ये नंबर आपको ज्यादा बड़ा नहीं लगेगा, क्योंकि मैंने ये लोन लोगों की भलाई के लिए लिया है। तो इसके ऊपर मेरा 25% ब्याज जाता है, 7-7.5% में सब्सिडीज देता हूँ, जैसे PLI स्कीम हो गया, स्टैंड अप स्टार्टअप इंडिया हो गया। मेरे को आजकल हम 80 करोड़ लोगों को राशन दे रहे हैं, तो इन सब के खर्चे भी होते हैं। मेरे को ऑब्वियसली विमेन का ध्यान रखना है एज अ सरकार, मुझे ओल्ड एज का ध्यान रखना है, बहुत सारी योजनाएं आती है, बिल्कुल उन सबको सपोर्ट करने के लिए 7-8% जाता है। अगर मैं इसको अब सबको कंबाइन करके एक नॉर्मल पर्सपेक्टिव में पे कर सकूं, अगर मैं 100 रुपए का बजट है तो उसमें से 40 रुपए का ऐसा है जो मेरा नॉन प्रोडक्टिव होता है, जो सिर्फ खर्चों में जाता है, क्योंकि सब्सिडी मेरा नॉन प्रोडक्टिव हो जाएगा। उसके बाद इंटरेस्ट पेमेंट मेरा नॉन प्रोडक्टिव हो गया। ऐसे ही मेरे पास 1-2 चीजें स्कीम्स की और आती हैं जो कि मेरा एकदम नॉन प्रोडक्टिव होता है। बाकी जो प्रोडक्टिव होता है, जैसे मैं इंफ्रास्ट्रक्चर पे कितना स्पेंड कर रहा हूँ, 10 लाख करोड़ इंफ्रास्ट्रक्चर का बजट 20% के करीब बैठता है। तो एजुकेशन में 2.5-3% हो गया, हेल्थ केयर में भी 3% के करीब हो गया मोटा मोटी, लॉजिस्टिक्स वगैरह इन सब में मिला के बाकी का 60% मेरा खर्चा ही प्रोडक्टिव है। बाकी डेवलप्ड, क्योंकि वो डेवलप्ड हो चुके हैं कंट्रीज, उनके कंपेरेटिव ये बेटर है बिकॉज वी आर डेवलपिंग, सो हमें वो 60% बढ़ाना है। लेकिन जब हम डेवलप्ड हो जाएंगे जी, तो नॉन प्रोडक्टिव वाला पार्ट अनफॉर्चुनेटली बढ़ जाना चाहिए अगर मैं सिर्फ कंपेयर करूं, और प्रोडक्टिव वाला कम, क्योंकि हम अब डेवलप्ड हो चुके हैं, अब तो हमें बस सस्टेन करना है जी। तो सस्टेन में प्रोडक्टिव वाला पार्ट फिर कम हो जाएगा, नॉन प्रोडक्टिव वाला पार्ट ज्यादा हो जाएगा। मैन्युफैक्चरिंग की बात करें तो चाइना के कंपैरिजन में इंडिया आज भी काफी पीछे चल रहा है। हाँ। जिसमें इंडिया को बहुत काम करना पड़ेगा। तो आने वाले 10 साल में आप इंडिया को कहाँ देखते हो? So, मैम इंडिया की ग्रोथ और बाकियों की ग्रोथ में ना थोड़ा सा डिफरेंस रहा है। अगर मैं किसी भी, जैसे चाइना का एग्जांपल लेते हैं, क्योंकि अभी हमने बात करी चाइना, US, UK, ये लोग डेवलप कैसे हुए हैं, यहाँ पे सबसे पहले मैन्युफैक्चरिंग डेवलप हुआ था। राइट। जैसे US में हमें पता है फोर्ड, मतलब ऑटोमोटिव का बहुत बड़ा मैन्युफैक्चरर था पहले। यूरोपियन यूनियन का भी हमें पता है, आर्म्स हो गए, एम्यूनिशंस हो गए, आपका ऑटोमोटिव कंपोनेंट के, वो भी बहुत बड़े मैन्युफैक्चरर्स रहे थे। डिपेंडेंसी कम थी अदर कंट्रीज। यस। ओके। फिर अब वो जाके सर्विस इकोनॉमीज हुए हैं। इंडिया के साथ थोड़ा सा उल्टा। चाइना तो हमें भी अभी भी पता है कि वो मैन्युफैक्चरिंग में बहुत ज्यादा आगे। जी जी। इंडिया पहले सर्विस इकोनॉमी बन गया
और अब मैन्युफैक्चरिंग पे फोकस कर रहा है। ओके। तो ये थोड़ा सा अलग डायमेंशन में इंडिया ने ग्रो किया। लेकिन अब इंडिया को भी पता चला है कि अगर हमें एक्चुअली ग्रोथ, क्योंकि हिस्ट्री अपने आप को रिपीट करती है ना, इंडिया की गवर्नमेंट ने भी अब यही नोटिस कर रही है कि बाकी जगहों पे अगर मैन्युफैक्चरिंग पहले डेवलप हुआ है, बाद में सर्विसेज डेवलप हुई हैं, और तो अगर हमें भी एक डेवलप कंट्री बनना है तो मैन्युफैक्चरिंग पे फोकस करना ही पड़ेगा। राइट। तो फिर अब उन्होंने बहुत सारे इनिशिएटिव्स लाए, जैसे आत्मनिर्भर भारत उसी में से एक था। जी जी। पीएलआई स्कीम उसके अंदर इंट्रोड्यूस करी, सस्ते लोन बांटने शुरू करे, मेरे पास इकोनॉमिक गारंटी स्कीम्स हैं लोन्स के अगेंस्ट, तो उन सब के अगेंस्ट सस्ते लोन बांटने करे ताकि एमएसएमईज एसएमईज के अंदर सस्ता अगर कैपिटल जाएगा तो वो लोग मशीनरी लगाएंगे, अपनी फैसिलिटी बढ़ाएंगे। जो पहले अगर 100 सरिये बनाता था तो अब वो 200 की कैपेसिटी डालेगा, तो ज्यादा लोग हायर करेगा, एम्प्लॉयमेंट बढ़ेगी, इम्पोर्ट कम होगा, इम्पोर्ट कम होएगा, तो हम लोगों का इंटरनली हम लोग भी डेवलप होएंगे। जी। क्योंकि अगर आप प्राइसेस कम करने के, चाइना हम लोग इसीलिए बोलते हैं मैन्युफैक्चरिंग में आगे है कि उसकी चीप बहुत सस्ता माल बनाता है वो। अब माल सस्ता बनाने की एक चीज है, आप बहुत ज्यादा बनाओ। अगर बहुत ज्यादा बनाओगे, सप्लाई बढ़ेगी तो प्राइसेस कम होंगे। राइट। तो सरकार ने कुछ सेक्टर्स आइडेंटिफाई करे, जैसे ड्रोन्स हो गए, फार्मास्यूटिकल्स एक बहुत ही प्रेफर्ड सेक्टर है सरकार का, जिसके अंदर उसने बहुत सारी स्कीम्स लगाई है, पीएलआई वन ऑफ देम। उसके बाद मेरे पास मेडिकल इक्विपमेंट, जिसकी मार्केट भी बाहर एक्सपोर्ट के लिए भी बहुत ज्यादा है और इंटरनली भी हमारी बहुत ज्यादा डिमांड है, और इसमें हम इंटरनली अभी तक स्टेबल नहीं थे। जितनी भी बड़ी बड़ी एमआरआई मशीन्स वगैरह हम इंपोर्ट कर रहे हैं अभी भी, अब बना लेते हैं। ओके। अब हम एमआरआई और सीटी स्कैन की मशीन बना पा रहे हैं। ओके। 4-5 साल पहले नहीं बना पाते थे, अब बना पा रहे हैं। तो ये एक अच्छी चीज है जी। मैन्युफैक्चरिंग की तरफ सरकार का फोकस बढ़ रहा है। जी। बट अब इसके अंदर प्रॉब्लम क्या हो रही है, अभी भी ब्यूरोक्रेसी बहुत ज्यादा है। मतलब इंसेंटिव स्कीम पीएलआई वगैरह ऐसे चलती है कि मुझे प्रेजेंट करना पड़ता है कि मैं एक एलिजिबल कंपनी हूँ इस चीज के लिए। जी। अब वहां पे जो प्रोसेस है ना, वो थोड़ा सा डेविएट हो जाता है अपने एक्चुअल अर्थ से, जी। जो अपने मतलब जिसके लिए वो आया था। अगर मुझे पैसा मिलने में 6-8 महीने लग रहे हैं, तो वो 6-8 महीने के लिए तो मैंने कुछ नहीं किया। राइट। मेरा पूरा 1 साल खराब हो गया। तो मैं जितनी अपनी ताकत से कंट्रीब्यूट कर सकता था वो नहीं कर पाया, एफर्ट्स नहीं डाल पाए। और उसमें डीमोटिवेशन भी आती है। तो हमारे क्या कहते हैं, इंटेंशन अच्छी है, एग्जीक्यूशन वीक है। राइट। तो हम लोगों को एग्जीक्यूशन पे काम करने की जरूरत है। मैन्युफैक्चरिंग में बिल्कुल बदलाव हुए हैं। इंडिया अब मेडिकल इक्विपमेंट्स बना रहा है सरकार के सपोर्ट के बाद ही। जी। इंडिया अब मोबाइल फोन्स एक्सपोर्ट कर पा रहा है सरकार के सपोर्ट के बाद ही। ओके। बट अभी भी बहुत कुछ कर सकते हैं, बहुत कुछ करना बाकी है। राइट। तो अभी रास्ता लंबा है। जी। एंड जापान की कंपनी जो निशान है, निशान की जो गाड़ी है उसका पूरा एग्जिट हो रहा है इंडिया से, तो हाँ। उस पे एम्प्लॉयमेंट पे क्या इफेक्ट पड़ेगा? मैम ये एक बार ना पहले भी हुआ था। अच्छा। फोर्ड ने एग्जिट किया था इंडिया को, तो फोर्ड का प्लांट तो किसी और ने टेक ओवर कर लिया था। ओके। hyundai ने लिया था जहां तक मेरे को याद है। अब अगर मैं बात करूं निसान के बारे में, तो इनका एग्जिट हो रहा है, वो ठीक बात है। बट हो क्या रहा है, रेनो के साथ इनका हो गया मर्जर। एक तरह से रेनो ने इनके अंदर इन्वेस्ट किया है। रेनो करके एक बहुत अच्छी कंपनी, डस्टर गाड़ी निकाली थी उसने, तो वो इंडिया में इन्वेस्ट कर रही है, उसने इस कंपनी में इन्वेस्ट कर दिया है। तो अब निसान कैरी करेगा अपना बिजनेस रेनो के थ्रू। ओके। तो रेनो अब मेजोरिटी स्टेक उसने ले लिया, 51% स्टेक रेनो ने ले लिया है। तो अब रेनो अब अपने प्रोडक्ट्स भी इंट्रोड्यूस करेगा। बट जब भी ऐसा कुछ एग्जिट होता है, एम्प्लॉयमेंट पे डेफिनेटली फर्क पड़ता है, क्योंकि अब जरूरी नहीं है जिस तरीके से निसान ऑपरेशन करता था वैसे रेनो भी ऑपरेशंस करे। जैसे बाहर की गाड़ियां एग्जिट कर रही, ऑटोमोबाइल कंपनीज एग्जिट कर रही, तो इससे हमारे जो इंडिया में मैन्युफैक्चरिंग हो रही है गाड़ियों की, उसमें क्या इम्पैक्ट आएगा? उसकी डिमांड्स बढ़ेगी? मैम मेरे को तो बहुत अच्छा लग रहा है। क्योंकि अगर आप आज देखें, मैं अब इंटरनली बात करता हूँ ऑटोमोटिव सेक्टर पे, महिंद्रा और टाटा की गाड़ियां मतलब अच्छी हो गई हैं विदाउट अ डाउट। मारुति तो था ही हमेशा से, जी। उसका तो खैर नाम लेने की जरूरत नहीं है। बट महिंद्रा इज नाउ सेकंड आफ्टर मारुति। अगर मैं
करंट नंबर्स के बारे में बात करूं तो जी कौन सी गाड़ी है वो जो नहीं दे पा रहे हैं आपको और बेटर कॉस्टिंग में दे पा रहे हैं। राइट अब अगर टाटा ने हैरियर जो कि आपका रेंज रोवर के बेस पे बनी है वो अगर 25-26 लाख में जो कि 60 लाख की गाड़ी है दे पा रहा है जी जी तो मतलब अच्छा तो है, मतलब हमारे पास कैपेबिलिटी है, हम लोग उसी चीज को बेटर प्राइस में डिलीवर भी कर सकते हैं। राइट तो इंटरनली मुझे लग रहा है एटलीस्ट अगर हम ऑटोमोटिव सेक्टर के बारे में बात डिलीवरी में आप एक्सपोर्ट की बात कर रहे हो। हाँ, अब मैं आपको एक नॉर्मल बताता हूँ। अगर मैं इस गाड़ी पे टैक्स के बारे में बात करूँ सर, जी हैरियर के ऊपर, अगर इंडिया से मैं वो टैक्स हटा के उसे बाहर एक्सपोर्ट करूँ तो उसकी डिमांड बहुत अच्छी होगी, क्योंकि वहां पे इतने टैक्सेस नहीं है जितने इंडिया में। जी तो वहां पे और डिमांड होगी और गाड़ी एकदम स्ट्रॉन्ग अच्छी भी दिखती है। अब महिंद्रा ने एक नई गाड़ी निकाली है, BE6 और XEV9। जी बहुत मतलब अट्रैक्टिव कार्स हैं। आई थिंक लोग बहुत क्रेज भी है उनका गाड़ियों का। जी और जिस तरह की गाड़ी निकाली है इन द प्राइस पॉइंट, दैट इज फार बेटर एज कम्पेयर टू टेस्ला। मतलब हम लोग टेस्ला को ही एक एपिटोम लेते हैं कि ईवी में उसने सबसे अच्छा किया है, जी जी बट फार बेटर एज कम्पेयर टू टेस्ला। मतलब इन आप ड्राइव करें, प्राइस प्राइस पॉइंट, प्राइस तो कंपेयर, मतलब यू कैन नॉट इवन कंपेयर, देयर इज नो कंपटीशन दैट मींस। टेस्ला आएगा 50-60 लाख में, आपको वही गाड़ी 26-27 लाख में मिलेगी। तो मतलब प्राइस में तो आप compete कर ही नहीं सकते इंडिया से। बिल्कुल अभी एक ना बहुत फेमस डायलॉग था सज्जन जिंदल जी की तरफ से, वो JSW स्टील के ओनर है। जी उन्होंने बोला था टेस्ला इंडिया में आना चाह रहा था, जिसके लिए गवर्नमेंट ने काफी ज्यादा मतलब चीजें भी करी थी। तो जी उन्होंने बोला था इंडिया में बिजनेस करना, क्योंकि उन्होंने भी अभी अभी रिसेंटली MG में अपना थोड़ा सा स्टेक डाला था। MG क्योंकि वो बाहर की कंपनी थी तो इंडियन में उसने सज्जन जिंदल जी ने स्टेक डाला था जी ताकि वो इंडिया में ऑपरेट कर सके। तो उन्होंने एक लाइन बोली थी जो मुझे बहुत अच्छी लगी। उन्होंने बोला था कि टेस्ला मे नॉट बी एबल टू गेट सक्सेसफुल इन इंडिया एंड द रीजन इज इट इज वेरी डिफिकल्ट टू डू बिजनेस इन इंडिया। इंडिया इज नॉट द मार्केट जो आपका US या यूरोप है। इंडिया इज अ वेरी डिफरेंट मार्केट। द कंज्यूमर हेयर इज वेरी प्राइस सेंसिटिव। जी आप जाएंगे, मतलब गाड़ी चलानी है ना, फैमिली को चलानी है ना, बिल्कुल ठीक है मैं 20 लाख की लेके आऊंगा, 26 की क्यों लेके आऊं। राइट तो और अगर आपको भाई लग्जरी में ही रहना है तो फिर आप वो मर्सिडीज और ऑडी और BMW ही बन के रह जाएंगे, तो आप वो मारुति की सेल्स को बीट नहीं कर पाएंगे। और नॉर्मली बहुत कम लोग ही इतनी हाई प्राइस की गाड़ियां खरीदते हैं। बिल्कुल, वो अभी भी इंडिया में कम ही है। जी अगर टेक्सटाइल इंडस्ट्रीज की बात करें तो बांग्लादेश में इसका मार्केट बिल्कुल भी खत्म हो गया क्राइसिस के बाद, तो इसमें इंडिया में क्या स्कोप है? मैम, इंडिया टेक्सटाइल्स के अंदर पहले बांग्लादेश से बेटर हुआ करता था। टेक्सटाइल्स तो इंडिया में बहुत पुराना है। जी मतलब बनारस की गलियां हो जाए या फिर आप बैंगलोर में जाके तिरपुर वगैरह के बारे में बात कर लें, सिल्क वगैरह के बारे में तो मतलब हर एक लेडीज को पता है। इंडिया को कोई बीट नहीं कर सकता उसके अंदर। एक्चुअली जो मार्केट मोस्टली शिफ्ट हुई थी बांग्लादेश में, और वो कॉस्ट की वजह से हुई थी, क्योंकि US ने क्या किया था, बांग्लादेश को बेनिफिट दे दिया था इन टर्म्स ऑफ बीइंग अ प्रेफर्ड ट्रेड पार्टनर। तो वहां पे जो वो चीज एक्सपोर्ट करते थे वो सस्ती पड़ती थी इंडिया से। अच्छा इंडिया टेक्सटाइल्स में हमेशा बहुत अच्छा था। इनफैक्ट आज भी जो सेकेंड लार्जेस्ट एम्प्लॉयर ऑफ पीपल है, दैट्स अ टेक्सटाइल सेक्टर। और लोग ऐसा कहते हैं जो इंडिया में कारीगरी है वो कहीं और मिलती भी नहीं है। राइट बट वही वो कॉस्टिंग की वजह से, क्योंकि ये तो ज़ारा हो गए, गैप हो गए, इन लोगों ने तो सस्ता माल उठाना है। अब इन्हें वो इंडिया से मिले या मिले बांग्लादेश से, जी तो उन्होंने बांग्लादेश में बिजनेस स्विच कर लिया। बट बांग्लादेश में जो क्राइसिस आए वो इंडिया को वापस एक अपॉर्चुनिटी देते हैं, क्योंकि जहां पे आपके लोग ही सेफ नहीं है, जी जहां पे आपका बिजनेस ही नहीं कर सकते, वट एवर क्राइसिस वहां पे हुए, तो कंपनीज विल नॉट इन्वेस्ट इन बांग्लादेश। कॉर्पोरेट्स का एक बहुत सीधा है, जहां पे आपको मतलब पॉलिसी में इश्यूज है ना, जहाँ पे आपको पता नहीं है कि क्या होएगा, या गवर्नमेंट स्टेबिलिटी नहीं है, इनके साथ पंगे जहाँ पे हैं, हाँ वहां पे नहीं जाएंगे। तो अफ्रीका का यही एग्जाम्पल है। रिसोर्सेज के मामले में अफ्रीका शायद ही उससे कोई ज्यादा किसी के पास नेचुरल रिसोर्सेज हो, बट वहां पे नहीं है कॉर्पोरेट्स, जी बिकॉज गवर्नमेंट स्टेबिलिटी नहीं है। द सेम इज विद बांग्लादेश। तो अब वहां से कॉर्पोरेट्स मूव कर रहे हैं, तो दिस opens up a lot of opportunity for India. इंडिया बट इंडिया के साथ इस बार पहले कंपटीशन में ज्यादा लोग हैं, वियतनाम, ताइवान,
चाइना तो है ही, बट चाइना हमेशा से था, इसलिए मैं उससे न्यू कंपटीशन नहीं करूंगा। बट वियतनाम और ताइवान भी है। बट हाँ, इंडिया की टेक्सटाइल्स के पास अब बहुत ज्यादा स्कोप है, और इनफैक्ट उन्होंने इस बार डिलीवर भी किया है। जी बट अब चक्कर क्या हुआ है, यूएस टैरिफ्स की जो तलवार है ये थोड़ा सा अभी बहुत ही मतलब, प्रॉब्लम डालने हाँ, वाली है। ये थोड़ा सा मतलब हर्ट कर सकती है। जी थोड़ा सा देखना बाकी है, क्योंकि अभी हम लोगों को लग अभी रहा है, हमारे गवर्नमेंट की तरफ से कुछ इस पे स्टेटमेंट नहीं आया है। नहीं मैम, हम अभी समीक्षा कर रहे हैं चीजों की। तो अभी हम इसका इम्पैक्ट पता कर रहे हैं एज फार एज गवर्नमेंट ने जो भी बोला है। मेरे ख्याल से डिस्कशंस होएंगी यूएस और इंडिया के बीच में। जी फेवरेबल आउटकम आए ऐसा मतलब हम सब होप करते हैं, बिकॉज बिजनेसेस तभी बढ़ पाएंगे। जी और अपॉर्चुनिटीज बहुत है, टेक्सटाइल्स हो गया, बाकी सब सेक्टर्स में भी इंडिया के पास बहुत अपॉर्चुनिटीज है। जी तो होपफुली फेवरेबल आउटकम आता है, देखते हैं। राइट। अभी जो इंडिया का इंफ्रास्ट्रक्चर्स है या जो रोड्स हाईवेज बन रहे हैं हाँ। या अभी जो बुलेट ट्रेन अभी जिसकी बात चल रही है काफी हाँ। टाइम से, तो ये तो काफी कॉस्टली बजट में आएगा, काफी कॉस्टली है, तो हाँ। इसका क्या इम्पैक्ट होगा? सो मैम, इंफ्रास्ट्रक्चर पे स्पेंड करना हमेशा एक सरकार की सबसे ज्यादा प्रायोरिटी रहती है। ओके मतलब आप कोई भी बजट उठा के देखो, या फिर आगे का सुनना, उसमें ना 3-4 चीजें इंडिया के बजट में हमेशा कॉमन रहेगी, और एक किसी भी डेवलपिंग कंट्री के बजट में कॉमन रहेगी। जी इंफ्रास्ट्रक्चर, एग्रीकल्चर, ह्यूमन कैपिटल, ये आपको 3 हमेशा मिलेंगे। जी इंफ्रास्ट्रक्चर पे क्यों बहुत ज्यादा फोकस होता है? अगर सरकार 1 रुपया लगाती है इंफ्रास्ट्रक्चर पे, तो वो इकोनॉमी में 3-3.5 रुपया बन के निकलता है, क्योंकि मेरे पास वो बहुत ज्यादा लोगों को एम्प्लॉयमेंट जनरेट करके देता है। जी अगर मेरे को ब्रिज बनाना है, तो मेरे को लोग चाहिए, हेवी डिप्लॉयमेंट ऑफ लोग चाहिए। मतलब 2-3 लोगों से काम नहीं चलेगा। जी जैसे हम लोग घर बनाने में भी आजकल 7-8 लोगों का काम ले लेते हैं, जबकि बनाना सिर्फ 3-4 लोगों के लिए होता है। जब वहां पे हम लोग डबल एम्प्लॉय कर रहे हैं, तो मतलब ट्रेन्स, आपका रोड इंफ्रास्ट्रक्चर ये बनाने के लिए पैसा तो लगेगा, जी बट लोग भी बहुत लगेंगे, और ज्यादा लोगों की जेब में पैसा जाएगा तो इकोनॉमी ग्रो होती है, जी एम्प्लॉयमेंट बढ़ेगा, एम्प्लॉयमेंट बढ़ता है। तो इसलिए सरकार का हमेशा मोटिव रहता है इंफ्रास्ट्रक्चर। इंफ्रास्ट्रक्चर प्लस अगर रोड कनेक्टिविटी अच्छी होगी, आपका एयरपोर्ट कनेक्टिविटी अच्छी होगी, ट्रेन कनेक्टिविटी अच्छी होगी, तो लोगों के लिए ट्रैवल करना बहुत ईजी इजी हो है, जाएगा। राइट जिससे बिजनेसेस बहुत फ्लरिश करते हैं। राइट तो फिर मेरे लिए वो दिल्ली मुंबई में रहना इम्पोर्टेंट नहीं है। मतलब अब मान लीजिए मेरे पास गुड़गांव में रहने की बहुत प्रॉब्लम है, तो मैं क्या कर सकता हूँ, मैं थोड़ा सा आगे जा सकता हूँ मानेसर साइड, जहाँ पे शायद थोड़ी सी सस्ती प्रॉपर्टी मिल जाए, राइट, क्योंकि मेरा इंफ्रास्ट्रक्चर इतना अच्छा डेवलप हो गया कनेक्टिविटी कि भी हाँ, इजी हो गई कि है। मैं आधे घंटे में पहुंच सकता हूँ अपने Right. ऑफिस। ट्रैफिक की बात अलग है, बट आधे घंटे में पहुंच सकता हूँ। तो अगर इन सब चीजों पे स्पेंड करे सरकार, तो चीजें रिपल इफेक्ट के साथ आगे बढ़ती है। राइट बुलेट ट्रेन के बारे में बात करें, तो वो प्रोजेक्ट तो मतलब मेरे ख्याल से 2014-2015 में इंट्रोड्यूस किया प्रोजेक्ट था, है मोदी ड्रीम जी का। प्रोजेक्ट है, वो बन रहा है। उसके अंदर इन्वेस्टमेंट बहुत चाहिए। उसके अंदर इन्वेस्टमेंट सबसे ज्यादा हमने जापान से उठाई थी। जापान हमारा बहुत बड़ा इन्वेस्टमेंट पार्टनर भी है, जी तो अभी भी है, बहुत अच्छे रिलेशन है हमारे जापान के साथ। तो बट वो प्रोजेक्ट थोड़ा सा पीछे छूट गया है। वो कहते हैं ना, सरकार की 5 वर्षीय योजना में अभी कहीं ढूंढना पड़ेगा उसको कहाँ पे है। तो बट हाँ, हम लोग 10 लाख करोड़ का इस बार का बजट है इंफ्रास्ट्रक्चर पे स्पेंड करने का, जिससे हम लोग रेलवेज अब हमारा मेन प्रायोरिटी रहा है। रेलवेज को हम काफी ज्यादा एलोकेशन करते हैं। वही एयरपोर्ट्स को हमने थोड़ा थोड़ा प्राइवेटाइज करना स्टार्ट कर दिया। रेलवे को भी प्राइवेट करने की बात चल रही थी। मैम चल तो रही थी, वही हमारी सरकार का मेन एजेंडा ये है, गवर्नमेंट हैज नो बिजनेस इन बीइंग बिजनेस। राइट सो बट इशू क्या है, आप रेलवेज को प्राइवेटाइज करना इतना आसान नहीं है। इंडिया का रेलवे नेटवर्क लार्जेस्ट इन द वर्ल्ड, और हर एक मिडिल क्लास इंसान उससे चलता है। जी अब मैं आपको एक नॉर्मल एग्जांपल देता हूँ। एयरपोर्ट ठीक है, हम लोग उसे कोशिश कर रहे हैं सस्ता करने के लिए, बट जितने भी अभी से जीएमआर या अदानी ने एयरपोर्ट एक्वायर करे, वहां पे प्राइसेस बढ़ा दिए हैं। वो लैंडिंग कॉस्ट होती है एयरपोर्ट्स में, प्लेन्स वगैरह की, जो उन्हें किराया पड़ता है वो बढ़ा देते हैं। जी वो कहाँ पे पास ऑन करेंगे? टिकट्स पे पास ऑन करेंगे। राइट आप ये ट्रेन्स के साथ नहीं कर सकते, क्योंकि अगर आपने ट्रेन्स को प्राइवेटाइज कर दिया, वहां पे प्राइसेस बढ़ गए, तो फिर अब तो ट्रेन टिकट और इंसान के लिए बहुत प्रॉब्लम हाँ, आएगी। और ट्रेन टिकट और एयरपोर्ट मतलब प्लेन की टिकट में डिफरेंस ही नहीं रहेगा। तो फिर इंसान बोलेगा यार मैं ट्रेन से क्यों जा रहा हूँ, प्लेन से ही जाऊंगा। ट्रेन से ही जाओ तो वो ऐसे ही ठप हो जाएगा। बिल्कुल। ओके अगर इंडियन रुपी की बात करें हाँ, तो आपके अकॉर्डिंग उसका फ्यूचर कैसा है?
मैम फिलहाल थोड़ा सा खराब लगता है, खास करके टैरिफ्स के बाद, जी। क्योंकि एक नॉर्मल सी कैलकुलेशन है। तो टैरिफ का इम्पैक्ट इस पे भी आएगा, वीक होगा रुपये। बिल्कुल, उसको समझते हैं कैसे, हम्म। इतना मुश्किल नहीं है समझना। तो होता क्या था, मैंने जैसे हम लोगों ने इस टॉप मतलब टाइम पे डिस्कस भी किया, जी यूएस से हमें पहले पैसा ज्यादा मिलता था, जी। तो अब क्या पड़ रहा है, हमें पैसा कम मिलेगा। तो इसका क्या मतलब है, अगर मेरे से मतलब यूएस पहले मुझे पैसा देता था, तो मैं तो पैसा इंडियन रुपीज में लूंगा। जी। तो यूएस पहले क्या करता था, डॉलर्स को इंडियन रुपीज में कन्वर्ट करता था, तो मतलब उसे रुपए की जरूरत थी बहुत ज्यादा, हम्म। लेकिन अब वो जरूरत हो गई है कम। कम। तो मतलब डिमांड हो गई है कम मेरे रुपए की, अगर जी। डिमांड कम हुई है तो वीक मतलब होगा। वीक होएगा। जी तो एक बहुत ही नॉर्मल सी, अगर कैलकुलेशन के बारे में बात करें तो समझने के लिए बहुत आसान तरीका है कि क्योंकि मेरी डिमांड कम हो जा सकती जी। है। तो ये ग्लोबली डिपेंड है अदर कंट्रीज पे। बिल्कुल। और ये हमेशा मतलब ऐसा, अब ये भी ना, ये थोड़ा सा डिफिकल्ट टॉपिक है, जी। पूरा डिपेंडेंट है नहीं। हम्म। आई वुड स्टिल से इट इज टू एन एक्सटेंट डिपेंडेंट ऑन द एक्सटर्नल वर्ल्ड, इवन दो जब भी आप सरकार से सुनेंगे तो गवर्नमेंट बोलेगी कि नहीं, इट्स अ फ्री मतलब मार्केट, वी अलाउ दैट, मतलब इक्वली ट्रेड बैलेंस, मतलब बायर्स और सप्लायर, मतलब सप्लाई और बाइंग के बीच में इक्वल हम बैलेंस इक्वल बना के चलते हैं, बैलेंस। बट ऐसा होता नहीं है। क्योंकि किसी भी कंट्री के लिए करेंसी मैनेज करना एक बहुत इंपॉर्टेंट ऑपरेशन होता है। राइट। क्योंकि अगर आप जैसे मान लेते हैं आपका जो आज 100 रुपए में आप चीज खरीद पा रहे हो, अगर करेंसी डिप्रिशिएट हुई तो वही आपको 110 रुपए की पड़ेगी। राइट। तो कुछ नहीं कि आपने महंगाई बढ़ा दी, जी महंगाई कोई नहीं बढ़ाना चाहता। तो फिर मेरे को करेंसी मैनेज करना बहुत इंपॉर्टेंट चीज है मेरे लिए। जी। तो आरबीआई बना ही इस चीज के लिए। आरबीआई का पहला मैंडेट इज टू मैनेज द करेंसी, सेकंड मैंडेट इज टू कंट्रोल द इन्फ्लेशन। तो अगर आप देखें ध्यान से, आरबीआई हमेशा मतलब वैसे करेंसी को चूज करना चाहिए एज कंपेयर टू इन्फ्लेशन। दोनों आपस में डिपेंडेंट होते हैं, बट मान लो अगर सिचुएशन आती है तो आरबीआई करेंसी को पहले बचाएगा एज कंपेयर टू इन्फ्लेशन। ओके। ये कभी आई नहीं है, बट अगर आती है तो पहले करेंसी को प्रायोरिटी। ओके। आरबीआई बीच में हमारे क्या करता है, अगर मान लो करेंसी जैसे अभी 90 तक पहुंच गई थी इंडियन रुपीस, अभी तो वापस 86 87 पे आया है, 90 तक पहुंच गया। तो आरबीआई ने खुद मार्केट में डॉलर्स, फॉरेक्स बोलते हैं, फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व्स, आरबीआई के पास फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व्स होते हैं, उसके अंदर डॉलर भी एक करेंसी होते हैं। तो मार्केट में क्या करता है, आरबीआई डॉलर्स उठा के मार्केट में बेच देता है खुद। तो उससे क्या हुआ, डॉलर की सप्लाई बढ़ गई मार्केट में, तो वहां पे उसका प्राइस कट हो जाएगा तो आपका बढ़ जाएगा। तो ये बीच में करता है आरबीआई टू मैनेज। तो दिस इज अ नॉर्मल, और सारे बैंक्स करते हैं, सिर्फ आरबीआई का अकेला नहीं है, एवरीबॉडी डज दिस। जैसे हम लोग बात कर रहे हैं कि इंडिविजुअली हर किसी का मतलब पार्टिसिपेशन होता है, हर कोई पार्टिसिपेट कर रहा है इंडियन इकोनॉमी में। हाँ। तो अगर घर से बात करें, इन्वेस्टमेंट के पर्पज से बात करें, थोड़ा हम म्यूचुअल शेयर मार्केट की बात करें, गोल्ड, म्यूचुअल गोल्ड की बात करें, तो इसमें मतलब सबसे बेस्ट क्या है इन्वेस्टमेंट के लिए? मैम एक ना इंडियन मार्केट्स या इंडियन मतलब लोगों के हिसाब से अगर मैं इस चीज को पुट फॉरवर्ड करूं तो इन्वेस्टमेंट हम लोगों को करनी चाहिए, बट एक चीज बोली जाती है डाइवर्सिफाइड पोर्टफोलियो। हम लोगों को हमेशा ना सारी अपने जो कहते हैं अपना सारा जोर एक ही एसेट क्लास पे नहीं लगाना चाहिए। मतलब अपना सारा पैसा इक्विटी में लगा दूं, नहीं, अपना सारा पैसा एफडी में लगा दूं, वो भी नहीं। ओके। सबसे अच्छा तो ये होता है कि अगर एक इंसान ये जज कर पाए कि मुझे किस टाइम पे कौन सी जगह पे पैसा डालना है। जैसे जब इक्विटी बढ़ रही हो तो वो इक्विटी में डाले, जब गोल्ड बढ़ रहा हो तब गोल्ड में डाले। बट ये तो सुनहरे सपने हो जाते हैं, क्योंकि ये ढूंढना इतना आसान नहीं होता। इंडिया में आज भी बहुत लोग गोल्ड में इन्वेस्ट करना सबसे ज्यादा मतलब करते हैं, तो ये सही है या गलत है? नहीं मैम, बिल्कुल सही है। अगर मैं एक बात बोलूं तो गोल्ड को गॉड्स ओन मनी भी बोला जाता है। गोल्ड इज नथिंग बट गॉड्स ओन मनी। आप डायमंड लैब में क्रिएट कर सकते हो, गोल्ड नहीं क्रिएट कर सकते। गोल्ड कंस्ट्रेन्ड है, वो जितना है वो उतना ही रहेगा। जी। जो चीज बाय नेचर लिमिटेड है इन क्वांटिटी, उसका प्राइस अगर मैं ध्यान से सोचूं तो हमेशा बढ़ना ही चाहिए। जी। हाँ, बट इसके अंदर ये जरूर होएगा, बीच बीच में गोल्ड गिरेगा। कोई चीज हमेशा नहीं बढ़ती है। इकोनॉमी के हिसाब से, वर्ल्ड इकोनॉमी के हिसाब से घटती बढ़ती रहती है। एक नॉर्मल मोटा मोटी कैलकुलेशन रही है हमेशा, गोल्ड इन्फ्लेशन हेज कंसीडर किया जाता है।
जितना इन्फ्लेशन है उसके हिसाब से बढ़ेगा। अगर मैं नॉर्मल भाषा में बात करूं तो गोल्ड साल में 5 से 6% बढ़ता है ऑन एन एवरेज। मतलब इसमें थोड़ा बहुत उतार चढ़ाव आएगा लेकिन लॉस नहीं होगा इसमें। होना नहीं चाहिए, लेकिन अब ये डिपेंड करता है। मान लीजिए आज 90,000 रुपये गोल्ड आप आज खरीद लें, और मान लेते हैं ये साल ही अच्छा नहीं है क्योंकि पिछले 4 साल से 20-22% हर साल आना बढ़ा है गोल्ड। जी। तो मान लेते हैं पिछले 4 साल से अब कोई भी इतनी तेज भागेगा तो वो थक तो जाएगा ही। जी। अब मान लेते हैं अगले 2 साल के लिए गोल्ड शायद 6-7% नीचे चला जाता है, 8-10% नीचे चला जाता है, तो इसका मतलब ये नहीं हुआ कि गोल्ड खराब है। इसका मतलब ये है कि आपने शायद थोड़े से गलत वक्त पे गोल्ड को खरीदा है। राइट। गोल्ड हिस्टोरिकली भी उसने कभी नुकसान नहीं दिया है, देना भी नहीं चाहिए क्योंकि सप्लाई कंस्ट्रेंट है। जी। एक तो गोल्ड में फिजिकली हम लोग क्या होता है इन्वेस्ट करते हैं, ठीक है, और एक गोल्ड म्यूचुअल फंड होता है, हाँ। तो बेटर कौन सा है? मैम वो बिल्कुल आपके डिमांड पे या आपकी कंजम्पशन पे डिपेंड करता है। अगर आपको सिर्फ स्टोर करने के लिए लेना है, सिर्फ फॉर इन्वेस्टमेंट पर्पस, जी। जैसे घर में शादी नहीं है तो उसके लिए नहीं लेना है, सिर्फ इन्वेस्टमेंट पर्पस के लिए, देन गो फॉर गोल्ड ईटीएफ या गोल्ड बॉन्ड्स या फिर आपका जो गोल्ड म्यूचुअल फंड्स है। गोल्ड म्यूचुअल फंड्स आर नथिंग बट गोल्ड ईटीएफ, ओके। एक्सचेंज ट्रेडेड फंड होता है ईटीएफ, तो आप वो ले सकते हैं। लेकिन अगर आपके घर में शादी है तो आपको ज्वेलरी खरीदनी पड़ेगी। मतलब ईटीएफ की अगर बात करें तो ये सिर्फ पेपर वर्क होगा आपका इन्वेस्टमेंट में? नहीं, तो ये होएगा क्या, आपको स्टोर करने की वो नहीं करनी है, मतलब प्रॉब्लम नहीं है। जैसे गोल्ड लाओ, कैसे लाओगे, कॉइन्स के फॉर्म में, ब्रिक की फॉर्म में, फिर अगर आप बैंक लॉकर में रखते हैं तो आपको लॉकर में इंटरेस्ट रखोगे, देना वहां पड़ेगा। का खर्चा होएगा अलग। गोल्ड ईटीएफ में ले लोगे तो कोई नहीं है, वो हर गोल्ड कॉइन, मतलब आप गोल्ड ईटीएफ में अगर 1 रुपया भी लगाओगे दैट विल बी बैक्ड बाय गोल्ड ओके। इन इंडिया। इंडिया में वो गोल्ड कहीं ना कहीं पड़ा हुआ है, वो डिपॉजिटरीज होती है वहां पे वो पड़ा होता है। ठीक है। अब चक्कर के आप जाओ मार्केट में गोल्ड खरीदो, आप 10 ग्राम का खरीदोगे आपको 90,000 का पड़ेगा। जी। यहाँ पे आप 1,000 रुपए का भी खरीद सकते हो। ओके। तो मतलब पार्ट्स में भी होल्ड कर सकते हो, तो वो भी आपके पास ऑप्शन है। जितनी पॉकेट अलाउ करती है उस हिसाब से खरीद, रिटर्न आपको उतना मिलेगा। गोल्ड 20% बढ़ा है तो आपका 1,000 रुपया 20% बढ़ जाएगा। मतलब आपके पास जितने पैसे आप उसके अकॉर्डिंग आप इन्वेस्ट करो, बिल्कुल। और गोल्ड के अकॉर्डिंग ही आपके जो प्राइस होंगे वो आपका वैल्यू हो हाँ। जाएगा। प्लस एक और फायदा भी होता है डिजिटल में इन्वेस्ट करने से। आप जैसे जाते हैं, मेकिंग चार्जेस तो देते ही हैं ज्वेलरी पे, 10 से लेके 20% तक वेरी करता है, कभी कभी ज्यादा हो जाता है डिपेंडिंग ऑन द डिजाइन ऑफ द ज्वेलरी। वो कुछ नहीं है, वो आपके लिए लॉस है। राइट। अब अगर मैं बोल रहा हूँ ऑन एन एवरेज 5 से 7% गोल्ड साल में बढ़ता है, तो आप 4 साल तो आपको ब्रेक इवन करने में लग गए राइट। नॉर्मल, जो मेकिंग क्योंकि चार्जेस मेकिंग चार्जेस हो गए, तो उसके बाद ही आप कुछ प्रॉफिट में आएंगे। अगर मैं मतलब एक मोटा मोटी कैलकुलेशन करते हैं तो बेटर है, अगर आप इन्वेस्टमेंट पर्पस के लिए कर रहे हैं तो गोल्ड ईटीएफ में जाओ। एक डिजिटल गोल्ड भी होता है, वो आप अपने बैंक के वेबसाइट पे जाके ही खरीद सकते हैं। HDFC, ICICI डिजिटल गोल्ड इज आल्सो वेरी सिमिलर। ओके। ईटीएफ के जैसा ही है। जैसे ही वो भी फिजिकल गोल्ड ही होता है बट वो बैंक के पास ही रहता है, सो दैट्स उसके अंदर उसमें भी मेकिंग चार्जेस लगते हैं? नहीं, प्योर गोल्ड, ओके। प्योर गोल्ड जस्ट फ्रॉम इन्वेस्टमेंट पर्सपेक्टिव। तो यहाँ पे दो चीजें, अगर आपको पहनने के लिए इन्वेस्ट करना है तो आप गोल्ड लेकर आओ, लेके। अदरवाइज इन्वेस्टमेंट के पर्पस से तो आपके लिए ईटीएफ हाँ, बेटर है। ETF तो अभी हमने सारी बातें की इन्वेस्टमेंट के पर्पस से, इकोनॉमी को बेटर करने के पर्पस से। तो मैं चाहती हूँ कि वीडियो एंड करने से पहले आप अपने एक्सपीरियंस से मेरे व्यूअर्स को 3 ऐसे गुरु मंत्र दे जिससे वो अपनी हमारे देश को इकोनॉमी को स्ट्रॉन्ग करने में हेल्पफुल हो, या अपने वो फाइनेंस को मैनेज कर सके। मैम फाइनेंशियल मैनेजमेंट के लिए जो मैं पर्सनली मेरे को लगता है सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट है जी। वो है सबसे पहले फ्लेक्सिबिलिटी। मेरे को कभी भी इमोशनल नहीं होना है। मतलब अगर मेरे को लग रहा है कि ठीक है यार अब टाइम अच्छा नहीं है, इक्विटी से मूव कर जाते हैं, जैसे कि फिलहाल टाइम अच्छा नहीं है, इक्विटी से मूव करना चाहिए तो मैं अपना पैसा कहीं और लगा सकूं। मेरे को दिल से लगा के नहीं बैठना है, क्योंकि गोल्ड एक ऐसा इंस्ट्रूमेंट है जो इमोशनल वैल्यू कंटेन करता है। अगर मैं उसी में ही रह गया तो फिर मैं उसी में ही रह गया, वो नहीं करना है मुझे। तो इमोशनल नहीं होना, मतलब आपको फ्लेक्सिबल होना बहुत जरूरी है। जी। प्लस अपने आसपास की चीजें नोटिस करिए। इन्वेस्टमेंट इज नथिंग बट व्हाट यू लर्न इन योर एनवायरनमेंट। आई हैव ऑलवेज said this, if you want to learn finance, finance is a feeling, it is nothing else. So my father, he is not at all a finance student, but he does it far better as compared to probably n number of financial analysts that are there. He self learned. So कोशिश कीजिए, इतना मुश्किल नहीं है, क्योंकि सबको पता चल जाता है यार ये घर है इसका प्राइस बढ़ेगा,
जब उसका पता चल जाता है तो कंपनी का देखने में कौन सी बड़ी बात है। जी जी। सेक्टर का तो पता चल ही जाता है सरकार का क्या है। और एक लास्ट मेरा यही है, कोशिश कीजिए मतलब लोगों की सुन के ना इन्वेस्ट करें। राइट। अगर आपने किसी चीज पे ओपिनियन बनाया है, 10 लोग होंगे इंडिया में, 140 करोड़ है, सबके ओपिनियन अलग होते हैं। जी जी। अपने ओपिनियन पे इन्वेस्ट कीजिए, क्योंकि अगर किसी और के ओपिनियन पे आपने इन्वेस्ट किया और वो खराब गया ना तो बुरा लगेगा। बिल्कुल। तो व्यूअर्स, आज की वीडियो आपको कैसी लगी? आई थिंक बहुत ही इन्फॉर्मेटिव रही आज की वीडियो, मैंने भी बहुत कुछ सीखा इनसे। तो आपको ये वीडियो कैसी लगी आप हमें ज़रूर बताएं। धन्यवाद।